जय हिंद, नमस्कार साथियों। केमिस्ट्री एग्जाम को जो है आपका रेलवे का है, वो आप ग्रुप डी दीजिए या बिहार एसएससी दीजिए या टेक्नीशियन को होने वाला है। इसमें कन्फर्म है कि आज का वीडियो से 7 से 8 नंबर आ जाएगा, क्योंकि टोटल 8 चैप्टर बताएंगे। पहला दूसरा चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, तो तीसरा चैप्टर जो आएगा वो सब मोल की संख्या, ये सब छोटा छोटा है। ऑक्सीकरण अवकरण जो होगा, रासायनिक बंधन बताएंगे, किसको बोलते हैं तत्व, किसको बोलते हैं यौगिक, किसको बोलते हैं अणु, किसको बोलते हैं परमाणु, क्या होता है मिश्रण, कौन समांग मिश्रण है, कौन विषमांग मिश्रण है। A to Z आपको इस तरीका से बताएंगे, सब दिन के लिए याद हो जाएगा। तत्व किसको बोलेंगे, अणु किसको बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे, सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज टोटल 8 चैप्टर, छोटी छोटी बातें, और लास्ट जो आपका कंप्लीट होगा, हमको लगता है बिलियन है या लगता है ना, कौन चैप्टर है लास्ट? गैस का नियम तक है, लास्ट गैस का बिलियन है। ठीक है, चलिए। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की रासायनिक संरचना, संगठक गुणधर्म और परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन किया जाता है। गुणधर्म रासायनिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। 18वीं शताब्दी में एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन का जनक कहा जाता है। वो किस देश के थे? लेवोजियर फ्रांस के थे। फ्रांस के थे, ठीक है। लेकिन रसायन शब्द की उत्पत्ति बोलेगा कहाँ से हुआ था? मिस्र से। लेवोजियर थे कहाँ के? फ्रांस के। लेकिन रसायन शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुआ? मिस्र से। और बोला कि रसायन उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी कैमी से हुआ है। इंग्लिश में कैमी या हिंदी में चैमी पढ़ेंगे। जिसे केमी का अर्थ होता है काला। केमी का अर्थ क्या होता है? काला। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत किसने दिया था? लेवोजियर। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत लेवोजियर। लेवोजियर किस देश का बताए? फ्रांस। रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ है? मिस्र। लेकिन लेवोजियर कहाँ का था? फ्रांस। अध्ययन की सुविधा के अनुसार केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया। केमिस्ट्री रसायन को जो भागों में बांटा गया, कितना? 3 भागों में। 3 भाग में कौन कौन बांटा गया बताइए? भौतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, भौतिक बताए, कार्बनिक बताए, अकार्बनिक बताए। टोटल 3 भागों में बताए। भौतिक भागों में ये बताए कि इसके अंतर्गत अणुओं की भौतिक गुण, भौतिक संरचना और रासायनिक संरचना के प्रभाव का अध्ययन। इसके लिए शाखा में रासायनिक अभिक्रिया की दर, प्रकाश रासायनिक प्रभाव आदि का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत बोले कि रासायनिक संरचना का, रासायनिक केमिकल सब संरचना के बारे में जानेंगे, रिएक्शन के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया की दर जानेंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ये सब कौन कौन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ये सब जानिएगा आप, यही सब पढ़िएगा। और कार्बनिक रसायन ऐसा होता है जिसमें इसके अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन युक्त हो। कार्बन और हाइड्रोजन युक्त रासायनिक यौगिक उसको बोलेंगे कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन से कार्बन नहीं आएगा, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आएगा। उनके आपसी अन्य से क्रिया का अध्ययन किया जाएगा। इसके उदाहरण जैसे कि ईंधन है। ईंधन से देखो कार्बन भी निकलता है और उसमें हाइड्रोजन भी गैस निकल रहा है। प्लास्टिक, खाद्य योजक, प्रकाश संश्लेषण, इसमें सब रहता है। अकार्बनिक क्या हुआ? अकार्बनिक जो कि गैर हाइड्रोकार्बनिक, मतलब कि वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं हो उसमें। जैसे धातु, खनिज, सेल, रेडियो सक्रिय तत्व, सब क्या है? अकार्बनिक। उधर हम बता दिए थे पदार्थ क्या होता है, जिसे द्रव्य बोलते हैं। इंग्लिश में सब्सटेंट होता है या बोलते हैं मैटर। पदार्थ को नहीं बोलते हैं द्रव्य। तो बोले कि अब वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, भार हो, उसको क्या बोलेंगे? पदार्थ। जिसका हम देख रहे हैं वो पदार्थ है। आपके अंदर जितना भी है जिसमें वेट है वो क्या है? पदार्थ है। वस्तु जो भी दिख रहा है, मनुष्य हो, जो भी हो, हर चीज को कहेंगे। हवा हो, पानी हो, गैस हो, ये सब क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ को जो भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया? कोई बताइए, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में। इसी से जानेंगे पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? 2। पदार्थ को कौन कौन? भौतिक और रासायनिक। भौतिक और रासायनिक, ये सब ध्यान रखना है। पदार्थ को कितने? भौतिक और रासायनिक। अब भौतिक के अंतर्गत ये आएगा आपका, ये परमाणु आ जाएगा। परमाणु में 3 भाग आएगा, ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। और रासायनिक में आ जाएगा आपका शुद्ध पदार्थ आ जाएगा और मिश्रण आ जाएगा। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। रासायनिक में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण हो जाएगा। अब शुद्ध पदार्थ का 2 भाग होता है। शुद्ध पदार्थ का कितना भाग होता है? 2 भाग। शुद्ध पदार्थ कहीं पढ़ेंगे तत्व और यौगिक पढ़ेंगे। तत्व बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं।
ठीक, तत् और यौगिक। अब तत्व को भी 3 भागों में बांटेंगे, तत्व को 3 भागों में बांटेंगे। तत्व को 3 भागों में होता है धातु होता है, अधातु होता है, उपधातु होता है। ये अब जानिएगा तब ना क्या होता है तत्व, क्या होता है उपधातु, क्या होता है क्या। तो देखिए पहले पदार्थ पढ़े, पदार्थ में क्या बोले भौतिक और रासायनिक। भौतिक में ठोस और द्रव गैस, रासायनिक में बोले शुद्ध मिश्रण अशुद्ध मिश्रण। शुद्ध और मिश्रण, मिश्रण का है। अशुद्ध में पढ़े क्या तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक। तत्व का भी 3 भाग है, तो धातु अधातु उपधातु, धातु अधातु और उपधातु। यौगिक का भी 2 भाग होता है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक हुआ और क्या हुआ अकार्बनिक यौगिक, टोटल 2 भाग हुआ। मिश्रण का भी जो होता है 2 भाग होता है, समांगी और विषमांगी। अब आगे चल के समझाएंगे समांगी क्या है विषमांगी क्या है, ये सब पता चल गया। अब जो हम सब पढ़ेंगे आगे चल के भौतिक अवस्था के बारे में बताएंगे। भौतिक अवस्था को 3 भागों में बांटा गया, ठोस द्रव और गैस। ठोस हम पीछे फिजिक्स में पढ़ा दिए थे, ठोस क्या है, जो पूरा जकड़ा हो, ठीक है, पूरा एकदम, इसको क्या बोलेंगे ठोस, पूरा जकड़ा हो। द्रव क्या हो, थोड़ा सा उसका फैल हो, द्रव इसका फैल होना चाहिए। गैस पूरा हो, जिधर पूरा आर पार हो, इसको क्या बोलेंगे ठोस सॉलिड। इसको क्या बोलेंगे द्रव, इसको क्या बोलेंगे गैस। ठोस द्रव गैस। अब एग्जाम में एलपी में जो दिया था किसका आकार किसका आयतन ये क्या क्या निश्चित होता है ये देता है। तो ठोस का समझो आकार भी निश्चित आयतन भी निश्चित। कैसे जानेंगे, जैसे कि आप मान लीजिए कि लोहा को रख दिए, जहां है वो वहीं पर जाकर अति हो जाएगा, कोई प्रभाव पड़ेगा, तो उसका आकार भी वही होगा, द्रव्यमान भी उतने हो जाएगा। ये क्या हुआ ठोस हो गया। और द्रव, द्रव क्या हुआ कि आयतन निश्चित लेता, आकार परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि मान लो कि जैसे कि तेल डालते हैं, तो तेल डालते हैं देखो ना अपना क्या होता है फैल जाता है ना, तो आकार क्या हुआ उसका आयतन निश्चित हुआ, लेकिन आकार उसका परिवर्तन, आकार नहीं परिवर्तन हुआ। जैसे कि डलडा डालते हैं डलडा फैल जाता है, तो ये फैल गया। लेकिन इसमें क्या है गैस में आकार और आयतन दोनों क्या होता है अनिश्चित होता है। जैसे तैसे अनिश्चित हो जाता है, जैसे कि कोल गैस मास गैस जितना है सब क्या होता है फैल जाता है। दोनों अनिश्चित हो, आकार और आयतन दोनों निश्चित हो तो क्या हुआ गैस, और दोनों निश्चित हो तो ठोस। द्रव में क्या निश्चित होगा इसमें आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित। दोनों निश्चित दोनों अनिश्चित, इसमें क्या होगा आयतन निश्चित आकार अनिश्चित। कंप्लीट हो गया ठोस द्रव इस केस में। आप बताए थे कि ठोस क्या होता है, उसमें घनत्व तो ज्यादा होता है, उसमें बल ज्यादा होता है, मजबूत चीज। अब जैसे आपका बोलेगा कि गतिज ऊर्जा किसमें ज्यादा होती है, गैस में। गति गैस बाहर नहीं होगा ज्यादा फैल जाएगा। अब देखो ठोस घनत्व किसमें होगा, ठोस की द्रव में। मजबूत घनत्व क्या होता है ठोस, अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस में। अरे मजबूत चीज आए ना घनत्व आए ना तो वो क्या होगा ठोस में। और अंतराण्विक स्थान जहां से गुजरेगा गैस सब उधर बताते। प्रत्यास्थता ठोस, ससंजक बल ठोस, अभिसरण क्या है गैस, फैलाव रे, जैसे कि खाना बनाते हो देखो महक आ जाता है, सुगंधित आने लगता है। अब चौथा अवस्था क्या बताते प्लाज्मा। चौथा अवस्था क्या है प्लाज्मा। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। प्लाज्मा का निश्चित आकार होता है ना निश्चित आयतन होता है। प्लाज्मा की खोज किसने किया था, विलियम क्रूक्स 1879 में। बोलेगा पदार्थ का चौथा अवस्था क्या है प्लाज्मा। ठोस द्रव गैस बताइए चौथा क्या प्लाज्मा। अब खोज किसने किया विलियम क्रूक्स। इसका नाम किसने दिया इरविन लेग्यूमडर, ठीक है। प्लाज्मा अवस्था का तापमान कितना बताए थे 20,000 डिग्री सेल्सियस। प्लाज्मा का 20,000। सूर्य और तारा का जो उष्मा ऊर्जा था किसके कारण था प्लाज्मा अवस्था कारण। पांचवा अवस्था क्या है पदार्थ का बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BES बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यह पदार्थ की इसकी खोज क्या था एसएन बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। कहाँ के थे भारतीय के। अब जो पढ़ते हैं हम सब 2 परिवर्तन पढ़ते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है कि अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी हुआ। इस परिवर्तन कोई भी पदार्थ देखो भौतिक
जो चीज बदले और फिर दोबारा बना दे उसको बोलते हैं भौतिक, दोबारा बन जाए। और बोले कि रासायनिक परिवर्तन जो दोबारा नहीं बने, जैसे कि शॉर्टकट में समझो, बोलेगा इनमें से कौन भौतिक है कौन रासायनिक है। अब मान लो कि हम ई कॉपी को किताब को जला दिए, फिर से किताब को बना दोगे? नहीं बनेगा। तो जो दोबारा नहीं बने वो क्या हुआ? रासायनिक। जो दोबारा से बना दे वो क्या बोला? भौतिक। भौतिक जैसे कि मान लीजिए चीनी या नमक का पानी का मिश्रण, भौतिक। उसको शोध करके फिर से चीनी निकाल सकते हैं। मोमबत्ती का पिघलना, पिघल गया तो फिर देखो उसको करके ना नीचे गिर जाता है, तो मोमबत्ती का जलना बोलेगा तो रासायनिक है, लेकिन पिघलना बोलेगा तो भौतिक। पानी का वाष्प में बनना, वो देखो पानी का बर बनेगा, बर से फिर क्या होगा? वाष्प बन जाएगा? नहीं बन जाएगा, फिर बदल सकते हैं। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, कपूर का जलना क्या होता है? इसमें भौतिक दिया लेकिन रासायनिक हो जाएगा। रेत का पानी में घोलना, रेत का पानी में घोल गया फिर इसको सुखा कर ठीक हो जाएगा। लोहे का चुंबकीयकरण, ये हुआ भौतिक। भौतिक लोहे का भौतिक चुंबकीयकरण होगा भौतिक। अब देखो जहां जलना वर्ड आ जाए रासायनिक। जैसे बोलेगा मक्खन का खट्टा होना, रासायनिक। अब दूध से दही बनना, अब दूध से दही होगा, दही से फिर दूध बना दोगे? अब बोलेगा अगरबत्ती का जलना, रासायनिक। खाना का पचना, अब रसगुल्ला खा के फिर रसगुल्ला बना दोगे? बनेगा वो? लकड़ी का जलना, लोहे पर जंग लगना। लोहे का चुंबकीयकरण बोलेगा भौतिक, लेकिन लोहे का जंग लगना बोलेगा तो रासायनिक है। फास्फोरस का केरोसिन तेल में डालना, रासायनिक है, क्या कि जल जाता है वो। सोडियम को पानी में डालना, रासायनिक। पदार्थ का किण्वन, रासायनिक। किण्वन रे जो मतलब तैयार होता है फिर से, हाँ तैयार जो होते हैं। लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग किसके कारण होता है? ऑक्सीजन और नमीकरण, ऑक्सीजन और नमी। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होगा? बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा, लेकिन आयु बोलेगा तो घट जाएगा, आयु घटेगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर किसका लेप चढ़ता है? जस्ता का। लकड़ी की कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए इस पर किसका परत? जिंक क्लोराइड, ZnCl2। धान में खैरा रोग किसके कमी से होता है? जस्ता कमी से। आप पढ़ेंगे जो रासायनिक संयोजन द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया। अब ही जानेंगे तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, और मिश्रण। जिसको कंफ्यूजन होता है पूछते जाइएगा, ठीक है। तत्व, यौगिक, मिश्रण। देखो तत्व कोई भी तुमको जो पेरियोडिक टेबल में दिख रहा है वो तत्व है। ये जितना 118 तत्व है इसको क्या है? तत्व बोलेंगे। 118 को तत्व है ना, तो 118 में कोई बोले उसको क्या बोलेगा? तत्व। तत्व का ही 3 भाग है, धातु, अधातु, उपधातु। समझ गए ना? धातु, अधातु, उपधातु क्या हुआ? तत्व हो गया। यौगिक क्या हुआ कि इसी 2 को मिलके बनेगा। जैसे हाइड्रोजन बोलेंगे तो क्या हुआ? तत्व हो गया, लेकिन H2 लग जाएगा, 2 को हाइड्रोजन लग गया, यौगिक हो गया। जैसे H2O बोले, इसको क्या बोले? यौगिक। 2 को तत्व मिला, एक ही तत्व 2 हो या 2 को तत्व मिल के बने, निश्चित अनुपात में हो, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे? तत्व। कोई भी बोल देंगे, इसे CaCO3, ये क्या हुआ? यौगिक। जितना भी सूत्र है उसको क्या बोलेंगे? यौगिक। सूत्र होगा तो क्या होगा? यौगिक, यौगिक है। अब जैसे मिश्रण हो, इसका कोई अति ही नहीं है। जैसे पानी और चीनी, पानी का चीनी किसका कुछ सूत्र है? ऐसे नहीं, वैसे मिश्रण में कितना क्या, ऐसा कोई अति नहीं होता है जिसको निश्चित नहीं हो। कितना पानी डालोगे उसका अति नहीं। नमक पानी, नमक पानी, समझ गया ना? तो क्या हुआ? पूरा धातु, अधातु, उपधातु, यौगिक में मिल करके बनेगा निश्चित अनुपात में। अब मिश्रण में जैसे पानी, चीनी, नमक, पानी, समझ गया ना? तत्व क्या हुआ, यौगिक क्या हुआ। अब देखो तत्व को जो इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं, कोई बताइए? कहाँ चल गया मिटाने में? तत्व को मेटल बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। मेटल, नॉन मेटल। मेटल होता है धातु, नॉन मेटल होता है अधातु। तत्व वह पदार्थ होता है जिसको तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणत नहीं किया जा सके।
तत्व वह पदार्थ जैसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणत नहीं किया। तत्व के सूक्ष्म कण को क्या बोलते हैं? परमाणु। तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु, लेकिन यौगिक के सूक्ष्म कण को बोलते हैं अणु। समझ में आया? तत्व क्या है, अणु क्या है, यौगिक। तत्व के सूक्ष्म कण को क्या बोलेंगे? परमाणु। लेकिन यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु। अभी तक कितने ज्ञात तत्व है? 118। इसमें 114 दिया, 118 है, जिसमें प्रकृति में कितना पाए जाते हैं? 92। प्रकृति में 92 है, प्राकृतिक तत्व 94 है। प्रकृति में पाया जाता है 92, लेकिन प्राकृतिक तत्व है 94। खोजा गया अंतिम तत्व कौन है? अणुसेप्टियम। खोजा गया अंतिम तत्व कौन है? अणुसेप्टियम। अब कैसे जानेंगे धातु क्या होता है, धातु कैसे कैसे जानेंगे, इसका ट्रिक है। कैसे सर? धातु, अधातु, उपधातु। तो देखो धातु लास्ट में मो आना चाहिए, लास्ट में मो, जैसे एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, मो लास्ट में आ रहा है। यम या मो, यही हुआ, लास्ट में मो बोल रहे तो गलत बोल रहे हैं। अब देखो जितना भी कैल्शियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, सीजियम, लिथियम आ रहा है ना। अब इसमें लास्ट में जो कक्षा में होगा 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 होगा। 1 2 3 होगा तो क्या होगा? धातु। और 4 होगा तो उप धातु। लेकिन 5 6 7 रहेगा तो बोले अधातु। ये नहीं कि 4 मादना धातु। 1 2 3 लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा क्या बोलेंगे? धातु। और 4 होगा तो उप धातु। अधातु होगा 5 6 7 है। धातु बोले हैं, अधातु बोले हैं, उप धातु बोले हैं। अच्छा से नहीं लिख पाए हैं। आप बोलते हैं कि भू प्रॉपर्टी में टोटल उप धातु की संख्या कितना है? 7। उप धातु की संख्या 7। देखो बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलेनियम। क्या क्या बताएं? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलेनियम। भू प्रॉपर्टी में बोलता है कि कौन कौन क्या है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। भू प्रॉपर्टी मतलब पृथ्वी पर रहे, पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बोलेगा तो ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन 46.60%। इसके बाद क्या हो जाएगा? सिलिकॉन 27.72। सिलिकॉन कितना होगा? इसके बाद होगा एल्युमिनियम 8.13%। इसके बाद लोहा हो जाएगा 5%। अब इसमें पूछेगा क्या? सबसे ज्यादा तत्व क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा तत्व ऑक्सीजन। तो तत्व में तो सब आ गया, लेकिन बोलेगा सबसे ज्यादा उप धातु कौन पाया जाता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन अभी बताया ना उप धातु है। ये देखो जिग जैग देखा, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब है ना, उसी को बोलते हैं। समझ गया ना? तो ये उप धातु बोलेगा सिलिकॉन, लेकिन धातु बोलेगा तो बोलेगा सबसे ज्यादा पृथ्वी पर कौन सा धातु पाया जाता है? एल्युमिनियम 8.13%। साथ बैठो नहीं, बोलने दिया नहीं दे रहा है। शेखर, सिलिकॉन हो गया क्या चीज हुआ? उप धातु। एल्युमिनियम क्या हुआ? धातु। लेकिन दूसरा सबसे ज्यादा धातु बोलेगा तो कौन हुआ? लोहा। एल्युमिनियम के बाद क्या हुआ? लोहा। इसके बाद कैल्शियम है 3.5। कैल्शियम 3.5 ही नहीं देगा। मानव शरीर में अब जानेंगे हम सब, ये समझ पृथ्वी समझ गए ना। अब मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाया जाएगा 65%। और जल बोलेगा तो 80 से 60 से 80% हो जाता है। 80% याद रखो ना। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के बाद कार्बन पाया जाता है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। कार्बन 18% होता है, हाइड्रोजन 1% के लगभग होता है। इसके बाद नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीज। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा मैग्नीज। फास्फोरस को किसमें सुरक्षित रखते हैं? जल में। फास्फोरस को जल में, लेकिन सोडियम को बोलेगा केरोसिन में। सफेद फास्फोरस क्या होता है? फास्फोरस का प्रकार है, पीला फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, जल। जल में। पीला फास्फोरस को जल में रखते हैं। जब अब यौगिक पढ़ेंगे, यौगिक इसे समझा दिए। जब 2 या
दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, यौगिक का निर्माण होता है। जिन तत्वों में मिलकर बना है उनको विद्वान नहीं होता है। यौगिक के सूक्ष्म कण को क्या बताता है? अणु। बहुत अच्छा, ध्यान रख रही है। यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु, और तत्व के सूक्ष्म कण को क्या बताए? परमाणु। बहुत अच्छा। अणुओं के प्रकार होते हैं, एक सम अणु होता है और एक विषम अणु होता है। सम अणु ये होता है कि जो समान लगे, जैसे कि दो तत्व हो जाएगा, Cl2 इसको बोलेंगे सम अणु, O2 इसको बोलेंगे सम अणु, हाइड्रोजन H2 क्या हुआ? इसको क्या बोलेंगे? सम अणु, जो बराबर बराबर है, हो रहा ना? सम अणु, सम अणु, सम अणु। अब बोलेंगे विषम अणु, अलग अलग, जैसे कि ऐसे अणु जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से हो, जैसे कि H2O। अब देखो एकराम दो गो लगी ले परमाणु, एकराम के बोले एक हो, इसको क्या बोलेंगे? विषम अणु। अरे समान है तो सम अणु, और दूगो से एक ज्यादा भी हो, कम हो तो क्या होगा? विषम अणु। CO2 हो गया, जैसे CO2 हो गया तो ऑक्सीजन दूगो हुआ, कार्बन क्या हुआ? एक हुआ, तो क्या? विषम अणु। देखो परमाणुकता रोज आती रहता है सेट में, परमाणुकता की संख्या, परमाणुकता, एटमोसिटी। अब कुछ नहीं करना है, जितना अक्रिय गैस होगा, ये बीपीएससी में दिया था, अक्रिय गैस का परमाणुकता क्या होता है? एक। कैसे? अरे जैसे देखो आर्गन है, के गण है? हीलियम है एक, जिसका बोलोगे, जिसका भी तुम देख लो, जैसे कि अरे जैसे जेनॉन हो गया, सबका एक। जितना अक्रिय गैस है उसका क्या हुआ? एक हो गया। अब जैसे कि अब जैसे हाइड्रोजन देखो, H2 आया तो इसमें क्या हुआ? दो गो। अब एग्जाम में इतना छोटा नहीं देता है, अब देता है जल में कितने परमाणु है? तो देखो 2 और 1 कितना हुआ? 3। इसमें बोलेगा कितना परमाणु? 3। अब बोलेगा H2SO4 में कितने परमाणु है? तो 1 1 2 हुआ, ये क्या हुआ? 1 3, इधर 4। परमाणुकता अलग होता है, परमाणु जो वो है परमाणुकता, एटमोसिटी, परमाणु की संख्या बता रहे हैं। परमाणुकता हुआ एकल परमाणुकता, द्वि परमाणुकता, ऐसा होता है ना? समझ में आया? जैसे किसी का भी बोलेगा H2SO4 में क्या होगा? 7। अब देखो हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन का 4, 4 1 5 2 7। अब CaCO3 में बताओ क्या होगा? ये दिया है ऐसे में 1 2 3, कितना हुआ? 5 ना हुआ? कैल्शियम एक, ये 2 जोड़ोगी, कैल्शियम है ना, कार्बन एक कोई तत्व होता है, कैल्शियम 1, यहाँ क्या हुआ? 3 5, किसी का भी निकाल लोगे। लेकिन सल्फर का परमाणुकता बोलेगा क्या होगा? एसेट होता है ना सूत्र, सल्फर का क्या होता है? एसेट होगा तो बहु परमाणुकता होगा। देखो ठीक देते हैं, जैसे अमोनिया हुआ, अमोनिया का क्या होता है? NH3 होता है, तो क्या हुआ? 4 हुआ, इसको चतुर परमाणुकता बोलेंगे। 2 होगा तो द्वि परमाणुकता बोलेंगे, 3 होगा तो त्रि परमाणुकता। जैसे कि हाइड्रोजन हुआ ना, H2 हुआ तो द्वि परमाणुकता हुआ, अमोनिया हुआ तो अमोनिया में क्या है? 4, चतुर परमाणुकता। तो 1 2 3 4 हो तो चतुर, और 4 से ज्यादा हो तो बहु परमाणुकता। सल्फर में एसिड होता है तो क्या हुआ? बहु परमाणुकता। हाँ 4 से ज्यादा हो तो बहु परमाणुकता। बहु वाला बहु नहीं। हाँ सर, मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाए? जल के बाद प्रोटीन, फैट को क्या बोलते हैं? वसा, कार्बोहाइड्रेट। अब आपको एग्जाम में दिया है जल के यौगिक का अनुपात क्या है? जल का यौगिक अनुपात H2O का क्या होगा? 2 अनुपात 1 नहीं होगा? हाइड्रोजन 2 हुआ और 1 होगा, 2। लेकिन अणुओं का अनुपात कैसे निकालेंगे? यौगिक बोले अणु बोले वही हो जाएगा, यौगिक बोले या अणु बोले यही, लेकिन इसका बोल देगा आपका परमाणु भार का अनुपात, जल का परमाणु भार। तो कैसे? किसी का भी बोल देगा, CO2 का, अमोनिया का, दुनिया का कोई का भी। किसका बोले? अभी बोलो रे, जल का। तो जल का H2O होता है, इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? हाइड्रोजन का 2 होता है, 1 गुना 2 करेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है? परमाणु संख्या नहीं बोल रहे, द्रव्यमान संख्या, भार। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 हुआ, 8 दूनी 16, तो 2 1 2 और 2 8 16, इसको हुआ भार। परमाणु भार बोले या द्रव्यमान एक ही होता है। समझ में आया? वो परमाणुकता गिन रहे थे, 1 2 3 हो रहा था, परमाणुकता। ये परमाणु भार बता रहे, भार द्रव्यमान लेंगे। अब हम पीरियोडिक टेबल कल बताएंगे, तो कल बता देंगे सब क्या होगा। आगे बताइए कि इसका क्वथनांक कितना होता है जल का? 100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में 373 केल्विन,
और फ़ारेनहाइट में 212। ठीक है। हिमांक कितना था जल का? 0 डिग्री। फ़ारेनहाइट 32। मिश्रण क्या बताएं? मिश्रण जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिला दिए, पानी 2 लीटर 1 पुआ चीनी डाल दिए, कोई भी अनुपात में पानी डाल दिए, उसमें नमक डाले कम मात्रा में, कोई निश्चित अनुपात है? हवा, बारूद, चीनी, पानी का मिश्रण क्या है? मिश्रण। मिश्र धातु किसका मिश्रण है? समांगी मिश्रण। ठोस में ठोस का मिश्रण। मिश्र धातु क्या? ठोस का ठोस में है समांगी मिश्रण, लेकिन किसका? ठोस में ठोस। समांगी मिश्रण पढ़ेंगे और विषमांगी मिश्रण। खूब एग्जाम में देता है समांगी और विषमांगी। आज से कहियो नहीं बोलेगा समांगी या विषमांगी। समांगी मिश्रण जो कि समान मात्रा में मिल जाए। अब जैसे देखो, जिस मिश्रण के प्रत्येक वाक्य सभी गुण एक समान होते हैं उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। नहीं समझे? जिस मिश्रण के प्रत्येक वाक्य सभी गुण एक समान होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। या 2 या 2 से अधिक मिश्रणीय द्रव का मिश्रण भी समांगी होता है। चीनी का नमक में विलयन, वो क्या हुआ? समांगी। चीनी का नमक में घुल गया तो क्या बोलेंगे? समांगी। एल्कोहल और जल का मिश्रण क्या हुआ? समांगी। एल्कोहल को बोलते हैं शराब। शराब और जल को घोलाएंगे तो दोनों मिल जाएगा। तत्व में क्या होगा? अकेला सूत्र होगा। यौगिक में क्या होगा? मिल के होगा। और मिश्रण में कोई सूत्र ही नहीं होगा। समझ गए ना? बालू का कोई सूत्र है? नहीं ना, है? ऐसा नहीं है वो थी। अब जो पढ़ेंगे मिश्रण का विधि होता है, रवाकरण, आसवन, प्रभाजी आसवन, भाप आसवन। आज से कहियो नहीं भूलिएगा, खाली बात को मेरा सुनिएगा। तो देखिए, ठोस जब निश्चित आकार हो तो उसको बोलते हैं रवाकरण। जैसे कि किसी विलयन का धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलना। कोई विलयन है? विलयन नहीं समझते हो? विलयन नहीं हुआ। देखो विलयन क्या होता है, अभी सारा बता देंगे। विलायक। देखो, विलेय होता है जो घुल जाए, कम मात्रा में हो। विलेय कम, इसको बोलेंगे विलायक, इसको पानी। आप बताओ कि पानी में कौन घुलेगा? चीनी घुलेगा? विलेय। इसी दोनों को मिला के क्या बोलेगा? विलयन। विलेय प्लस विलायक जोड़ेंगे तो क्या बोलेगा? विलयन। देता है ना कि 320 ग्राम पानी के घोल में 80 ग्राम चीनी है, तो वो द्रव्यमान प्रतिशत में बताए, तो वही सब ना है। तो विलेय और विलायक जोड़ देते हैं, ऊपर में विलेय रखते हैं। अभी सारा बताएंगे। तो किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस में बदलना को क्या बोलते हैं? रवाकरण। ठोस जब निश्चित आकार उसको बोलेंगे रवाकरण। तो इस विधि द्वारा अकार्बनिक पदार्थ के मिश्रण को, अवयव को या संगठन को अलग करते हैं। अकार्बनिक नहीं हुआ जिसमें कार्बन ना हो। जो तत्व में कार्बन ना हो उसको किस विधि से करेंगे? रवाकरण विधि से। क्रिस्टलाइजेशन। आसवन क्या होता है? आसवन क्वथनांक अधिक हो। क्वथनांक अधिक हो तो आसवन किसी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करके, वाष्पीकृत मतलब गर्म कर दे और गर्म करके पूरा ठंडा कर दे, तो उसे क्या बोलेंगे? आसवन। आसु जल किस विधि से शुद्ध होता है? आसवन। आसु जल, समुद्र जल बोलेगा तो आसवन, जल बोलेगा तो आसवन। जिसमें कार्बन ना हो तो रवाकरण। और प्रभाजी आसवन में कुछ नहीं करो, जितना तेल देख रही हो, क्या हुआ? प्रभाजी आसवन। ऐसे मिश्रण जिसके संगठन के क्वथनांक में कम अंतर हो। क्वथनांक में कम अंतर हो। क्वथनांक में अधिक अंतर हो तो क्या हुआ? आसवन। जल जैसे हुआ गर्म करके फिर क्या कर दे? ठंडा। रवाकरण और बताएं तो जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो। जैसे में जैसे क्या बताएं, जिस चीज को जलाने के बाद कार्बन ना निकले, ऐसा एग्जांपल नहीं दे। जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो, ऑप्शन वाला समझ जाएगी। सही ईंधन आएगा तो उसमें कार्बन आएगा तो उसको छांट देगी। प्रभाजी आसवन बोले कि क्वथनांक में कम अंतर हो, उसका पृथक करके प्रभाजी आसवन विधि। जैसे कि भूगर्भ से जिसको मिट्टी से निकालेंगे, जैसे क्या निकालते हैं? पेट्रोलियम, किरासन तेल, ये सब क्या निकालते हैं? मिट्टी के अंदर से। किरासन हुआ, डीजल हुआ, ये क्या होगा? प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन अब को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। ऐसे मिश्रण जिनके संगठन क्वथनांक में कम अंतर होता है और उसके पृथक करके प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं, उसको बोले प्रभाजी। बता दिए। अब भाप आसवन। इस विधि से उन कार्बनिक पदार्थ का शुद्धिकरण जो जल में अविलय हो,
जल में जो ना मिले तो उसको क्या बोलेंगे अविलय। वो किस विधि से होते हैं? भाप आसवन। मेथिल अल्कोहल एसीटोन और एथिल अल्कोहल क्या हुआ? भाप आसवन। शराब बोलेगा तो क्या होगा? भाप आसवन। और अति तेल वाला बोलेगा तो प्रभाजी आसवन। और जल को गर्म करके ठंडा कर देंगे तो आसवन। जिसमें कार्बन ना हो तो उसको बोलेंगे रवाकरण। कंप्लीट। आगे होता है निस्पंदन। निस्पंदन मतलब समझो कि ये कल है, कल से यहाँ दाबे नीचे से पानी बिकता है साफ है, और साफ होकर फिर पानी निकलता है तो नाला में जाता है। नाला के पानी को ही शुद्ध करना बोलते हैं निस्पंदन। गंदा पानी को शुद्ध करके साफ पानी में उसको क्या बोले? निस्पंदन। नाला पानी को ही समझी। अब मतलब कि गंदा पानी हो उसको फिर से साफ करके हम सब पी लेते हैं। मतलब साफ क्या करेंगे? वो जाकर के फिल्टराइजेशन हो जाता है लगाते हो तो। यदि किसी तरह में कोई ठोस पदार्थ निलंबित हो तो अलग करने के लिए निस्पंदन विधि करते हैं। जैसे धरती पर जमा जल धरातल के नीचे पहुंचता है, जिससे हम हैंडपंप या ट्यूब बेल की खींच कर बाहर निकालते हैं। अरे जाता है पानी सूख जाता है, इसके बाद उसमें जाली टाइप से लगाता है। गांव घर में देखा होगा, पानी लगा रहता है पाइप में जो है लपेटता है, नहीं देखे तुम सब कल लगाते हुए कभी? तो ये अब विसरण होता है। विसरण मतलब घनत्व में अंतर रहने कारण गैसों का गैस में मिलना। से खाना बनाते हो एकदम स्वादिष्ट पता चल जाता है, पूरा फैलना। उसी फैलने का बाद घुलना मिलना ही क्या होता है? विसरण। घुल मिल जाएगा तो क्या उसको बोले? मिश्रण। मलमूत्र की दुर्गंध नाक तक पहुंचना, मिश्रण। अरे महकने वाला काम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? विसरण। अब ये मेन ऐसे हम ये वाला चीज तो है, हम YouTube पर भी डाल चुके हैं। ये चीज आप सब ध्यान से दीजिएगा। कैमरामैन से थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा दिखाने के लिए। ठोस द्रव ये सब तो रोज ये करता है। ठोस हुआ, द्रव हुआ, अब क्या हुआ? गैस हुआ। यहाँ लिख देते हैं ठोस, ये हुआ द्रव, ये क्या हुआ? गैस। द्रव भी नहीं बोलेंगे, द्रव। ठीक है। आप बताएंगे कि ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। ये चित्र से समझ में आएगा, इसे वीडियो में भी हम डाले हैं। ठोस से द्रव बोलेंगे क्या बोले? संघनन। लेकिन द्रव से ठोस बनेगा तो क्या बोलेंगे? वाष्पन। द्रव चीज है और ठोस बन गया, क्या बोलेंगे? वाष्पन। ठीक है। अब फिर बोलो, ठोस से द्रव में बदलना संघनन, और द्रव से ठोस बनना वाष्पन। अब ये बताओ कि ठोस से द्रव, गैस से द्रव में बदलना। मिस्टर गलती कर दिए क्या हम बताने? मिस्टर हम चित्र ही बनाने में गलती कर दिए, इसीलिए दिक्कत हो गई। चित्र गलती होगी हमको। यहाँ गैस लेंगे, गैस लो नहीं, यहाँ पर चित्र ही गलत बना दिए, इसीलिए दिक्कत हो गया। द्रव हो गया। इसको क्या बोलेंगे? ठोस। आप बताओ, अब हमको गैस से ठोस, गैस से द्रव बनाएंगे तो गैस से द्रव बोलेंगे संघनन। यही गलती बता दिए। गैस से द्रव में बदलना संघनन, और द्रव से गैस बनना वाष्पन बोले। द्रव से गैस बनेगा तो अरे मेरा कहने का वाष्प जो निकलता है बाद में क्या निकलता है? गैस निकलता है ना। वाष्प जो पानी गर्म करते हैं तो क्या लेते हैं? क्या बोलेंगे? वाष्पन। अब ये बताओ कि ठोस से द्रव में बदलना। ठोस से हम द्रव में बदल रहे हैं तो क्या होगा? ठोस से द्रव में बदलना गलन बोलेंगे उसको। ठोस से मजबूत चीज है, इसको द्रव बने गल रहा है। और द्रव से ठोस बनना, इसको बोलते हैं जमना, या बोलते हैं हिमीकरण, फ्रीजिंग पॉइंट। समझ गए ना? अब ये क्या लिखे थे? ठोस। अब ठोस से गैस बनना ऊर्ध्वपातन, जिसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। आप ही बोलेंगे गैस से ठोस बनना, इसको डिपोजिशन बोलेंगे। डिपोजिशन। इसको निक्षेपण बोलते हैं, निक्षेपण। फिर से हम दोबारा बोल देते हैं, समझ लो। गैस से द्रव में बदलना संघनन, गैस से द्रव में बोलेंगे संघनन, लेकिन द्रव से गैस में बोलेंगे तो वाष्पन। द्रव है, गैस निकल रहा है तो वाष्पन, मतलब बाद में बनना चाहिए। ठोस मजबूत बर्फ है, अब बर्फ से क्या बोला? द्रव में बदल रहा है, गलन। और द्रव है पिघला हुआ, अब मजबूत बना है जमना, फ्रीजिंग। अब ठोस से हम बना रहे गैस, ऊर्ध्वपातन। कपूर क्या है? ठोस है, उससे जला रहे तो गैस निकल रहा है, तो क्या? ऊर्ध्वपातन। और गैस से ठोस बोलेगा तो निक्षेपण या डिपोजिशन बोलेंगे। बोलते हैं कि जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, ये दरोगा में भी दिया था, ऊर्ध्वपातित पदार्थ करते हैं। कपूर, कौन कौन बोलता है ऊर्ध्वपातन नहीं है? कौन कौन बोलेंगे? कपूर, आयोडीन, गंधक, नौसादर, एंथ्रासिन, बेंजोइक अम्ल, नेप्थलीन और आयोडोफॉर्म। नौसादर, एंथ्रासिन, बेंजोइक अम्ल क्या है? ये सब ऊर्ध्वपातिक है। खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? बेंजोइक।
समुद्र से पानी में किससे प्राप्त करते हैं, किस तत्व से, सोडियम। अर्थात समुद्र के पानी में क्या पाया जाता है, सोडियम। नमक खाली NaCl नहीं बोल सकते हैं, उसमें आयोडीन भी जोड़ देंगे, नमक में NaCl प्लस आयोडीन है। उच्च दाब और निम्न ताप पर गैस संघनित हो जाता है। उच्च दाब करे और निम्न ताप हो तो गैस संघनित, मतलब गैस संघनित होने के लिए दाब और ताप क्या होना चाहिए, उच्च दाब होना चाहिए, उच्च निम्न ताप होना चाहिए। आप ये जानेंगे, बोलता है कि यहाँ से छोड़ा जाए गुब्बारा तो कौन फटेगा, क्या होगा, देता है ना एग्जाम में, तो सबसे ज्यादा बोले हीलियम भारी है कि नाइट्रोजन भारी है, नाइट्रोजन। हीलियम से भारी कौन है, नाइट्रोजन। यार सबसे हल्की गैस डायरेक्ट बोलेगा तो हाइड्रोजन, हीलियम नहीं मारेगा, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, द्वितीय सबसे हल्की गैस हीलियम। हाइड्रोजन है सबसे हल्की गैस। हाँ, हीलियम को काहे भरा जाता गुब्बारा में? वही अभी बताएंगे, क्यों अब बताते हैं। द्वितीय सबसे हल्की गैस बोले हीलियम। हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, आवारा गैस। आवारा गैस क्यों बोलते हैं, कहा कि धातु है, वो धातु ग्रुप में घुस गया है, वो अच्छा से उसको अथी नहीं हो पाया। हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील होता है, इसलिए इसे भरा नहीं जाता है। ज्वलनशील गैस कौन है, हाइड्रोजन, इसलिए गुब्बारा में हाइड्रोजन नहीं भरते हैं। ठीक है, दो गुब्बारा में उतना नहीं समझो कौन पहले फटेगा कौन पीछे फटेगा, शॉर्ट बताते हैं। गुब्बारा है, गुब्बारा है और उसमें दो गैस भरे हैं, जो हल्का रहेगा वो पहले फटेगा, जो हल्का रहेगा पहले फटेगा। आप इसको कंफ्यूजन नहीं करना, गैस से पता चल जाएगा कौन फटेगा। अब जैसे बोलेंगे कि आगे दिया हुआ क्वेश्चन, गुब्बारा में भरी जाती है कौन सा गैस, हीलियम। वायन के टायर में हीलियम की जगह अब नाइट्रोजन हो गया, हीलियम दिया था अब नाइट्रोजन बनने लगा। कम गहराई पर जाने के लिए किन दो गैस का मिश्रण करेंगे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अधिक गहराई बोलेगा तो हीलियम। देखो ऑक्सीजन दोनों में लगेगा, गहराई में जाने के लिए दोनों में ऑक्सीजन लगेगा, किसमें नाइट्रोजन लगा किसमें हीलियम लगेगा, कम में नाइट्रोजन, अधिक गहराई में हीलियम। समझ गए ना। आप बोलेगा कि यदि दो गुब्बारा, अभी सवाल बोले थे ना अभी, यदि दो गुब्बारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन समान अणु भरे हैं, उनमें एक साथ छेद किया जाए तो कौन गुब्बारा पहले संकुचित होगा, दो गुब्बारा है ना, बोलो हाँ, हाइड्रोजन जो दो गुब्बारा है, ये देखिए क्या गैस भर रहे हैं, एगो ई गुब्बारा है, एगो ई गुब्बारा है, एगो हाइड्रोजन भरे हैं, एगो में ऑक्सीजन भरे हैं। ठीक है, दोनों में एक साथ छेद करेंगे तो कौन सा गुब्बारा पहले संकुचित हो जाएगा, हाइड्रोजन। हल्का है ना, इसीलिए फटने वाला काम क्या बोले, हल्का। और सबसे हल्का गैस क्या बताया, हाइड्रोजन। नहीं समझ में आ रहा है, हम जो बोल रहे हैं उस चीज को समझोगे तो जो हल्का रहेगा वो पहले फटेगा। हाइड्रोजन हल्का है, ऑक्सीजन हल्का है, सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाद क्या बताया, हीलियम। हीलियम के बाद नाइट्रोजन, सब जो आएगा। घरों में उपयोग की LPG पात्र में भरा रहता है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाते हैं, मिथाइल नहीं, इथाइल। इथाइल नहीं रहेगा तब मिथाइल मारना, इथाइल मर कैप्टन। अस्पताल में कृत्रिम सांस के लिए किन दो गैस का मिश्रण करेंगे, ऑक्सीजन और हीलियम, जो पात्र में द्रव अवस्था में। कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज, सोडा, लेमन सोडा, क्लब सोडा, किसका मिश्रण है, हाँ यही सब। जितना जो ठंडा उंडा सब द्रव है माइंड में सेट कर लो। ये क्या है, बोतल है, अब बोतल में द्रव भरा है, इसको खोलेंगे गैस बाहर निकलता है तो द्रव से क्या होगा, उल्टा पुल्टा नहीं मारोगे तुम सब, ठोस से कभी मारवे नहीं करना। अब बताओ कि अब CO2 और H2O को मिला देंगे तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O मिला देंगे, CO2 प्लस H2O, इसको बोलेंगे H2CO3। इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, सब समझाएंगे। CO2 हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, H2O हुआ। कार्बन के कितने अथी है, एक है कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन के है दो, यहाँ के ऑक्सीजन एक है, तो दो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन कितना बना, 3 ऑक्सीजन। कार्बन यहाँ हुआ, हाइड्रोजन H2 आया तो H2CO, तो इसको बोलेंगे कार्बनिक अम्ल। H2CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल। समुद्र तल से ऊपर या नीचे जाने वो अम्लीय दाब क्या होता है, घटेगा। कल परसों बताए थे, इन्हें आई थी। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है, जिसके कारण क्वथनांक भी क्या होता है, घटता है। लेकिन वाष्पीकरण क्या होगा, तेज होगा। क्यों बताते, क्योंकि क्वथनांक का उल्टा क्या होता है, वाष्पन। क्वथनांक समान 1/2 क्या होता है, वाष्पन। क्वथनांक का उल्टा क्या होता है, वाष्पन। क्वथनांक बढ़े तो वाष्पन घटेगा, ई घटे तो ई बढ़ेगा। रोज अभी यही समझा रहे हैं।
आप बताए थे कि पहाड़ की चोटी शिमला है और दिल्ली है, तो ये बताओ कि कहाँ पर कितना डिग्री सेल्सियस पर खुलेगा? वो मतलब उस पे कम पे खोल जाएगा, शिमला पे कम पे खोल जाएगा। दिल्ली पर 100 डिग्री सेल्सियस में खोलेगा और शिमला पर कम में खोलेगा। मतलब जितना ऊंचा क्षेत्र हो वो कम में खोलेगा। समझ में आया? जाने पर घट जाता है। हाँ, वायुमंडलीय दाब ऊपर जाने पर घटता है। वायु में सफर करते समय फाउंटेन पेन का स्याही क्या हो जाता है? निकल जाती है। अधिक ऊंचाई चढ़ने पर कभी कभी नाक से खून निकल जाता है, क्यों? वायुमंडलीय दाब कम होने में। पहाड़ पर खाना मुश्किल होता है, उसके कारण अब ये दिया है, हाइड्रोजन और हीलियम से भरा गुब्बारा कुछ ऊंचाई पर जाने से फट जाता है। सबसे पहले कौन फटेगा? अब समझ में आ गया? हाइड्रोजन क्या है? हल्का। इसके बाद कौन बनेगा? हीलियम। और सबसे कम हो जाएगा नाइट्रोजन। अब स्थिर अनुपात और गुणित अनुपात। नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित में हो जाता है। द्रव्यमान के निश्चित हो, जैसे नहीं समझे, कोई भी तत्व का द्रव्यमान निकालो बराबर मात्रा में निकल जाए। जैसे कि C2H4 हुआ, तो C2H4 कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 12। 12 गुना 2 कितना हुआ? 24। हाइड्रोजन का 1 गुना 4 कितना हुआ? 24 4 28। तो ये बराबर बराबर मात्रा में निकल जाए। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? निश्चित अनुपात बताते हैं प्राउस्ट ने दिया था। गुणित अनुपात दिया था जॉन डाल्टन 1803 में। ठीक है। हाँ, निश्चित अनुपात द्रव्यमान संरक्षण लीवोजियस। अब गुणित अनुपात दिया डाल्टन। बताइए, दो तत्व को संयोजित होकर से एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। एक तत्व के साथ दूसरे तत्व से द्रव्यमान छोटे पूर्णांक अनुपात में होते हैं, तो उसको बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि 2H2 लिए, यहाँ ऑक्सीजन O2 लिए, तो इसको बोले क्या? 2H2O बनेगा, तो इसका द्रव्यमान निकालो कितना हो जाएगा? इसको 2 दूनी कितना हुआ? 4 हुआ। 2 दूनी 4 और 16 दूनी, ये द्रव्यमान देखो, द्रव्यमान 32 हुआ ना। 16 दूनी 32, 32 4 कितना हुआ? 36। अब यहाँ भी टोटल 36 ग्राम बराबर मात्रा में हो गया। शुद्ध पानी अशुद्ध पानी बोलेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, शुद्ध बोले अशुद्ध बोले 100। लेकिन भारी जल बोलेगा तो 101.4। वर्षा का जल क्या होता है? शुद्ध जल होता है। तो विद्युत का क्या होगा? सुचालक की कुचालक? कुचालक। कुचालक। वर्षा का जल अशुद्ध जल क्या होता है? शुद्ध विद्युत का कुचालक। प्रेशर कुकर के अंदर जल्दी खाना बन जाता है, क्योंकि कुकर के अंदर जब दाब बढ़ता है उसका तापमान बढ़ जाता है। तो कितना होता है प्रेशर कुकर का ताप? 125 से 130 हो जाता है। 125 से 130 हो जाता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में जाएगी थोड़ा क्या होगा? ऊपर। जब कोई नाव समुद्र से नदी में जाएगी तो नीचे। पता चलेगा उल्टा। सोचा शॉर्टकट समझो। आप माइंड में सोचो कि लास्ट में समुद्र में जाएंगे तो ऊपर और नदी में जाएगा तो नीचे। ये ध्यान रखो। समुद्र में बोलेगा तो ऊपर, नहीं समझी? नदी से समुद्र तो ऊपर और समुद्र से नदी तो नीचे। लास्ट में नदी आए तो नीचे, नौ से नदी, नौ से नीचे, और लास्ट में समुद्र आए तो ऊपर। अब उल्टा पुल्टा नहीं होगा, समुद्र ऊपर होगा। बारूद की खोज किसने किया था? रोजर बेकन। KNO3 सोरा या नाइट्रोजन का सूत्र है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3। खड़िया चूना पत्थर बोलते हैं, संगमरमर। अंडे का आवरण किसका बनाता है? मोती का अवयव कैल्शियम कार्बोनेट। कैप्सूल का आवरण स्टार्च बोले या कैल्शियम कार्बोनेट या जिलेटिन भी बोलते हैं। जिलेटिन एक प्रोटीन है। संगमरमर जल से विक्रिया करता है कि नहीं करेगा? नहीं करता, भूलेगा पहले उसमें। पदार्थ का छठी अवस्था है हार्मोनिक कंडेंसेट। वो साइंटिस्ट बताइए के आघात वर्णीय, तन्यता, लचीलापन, ये सब क्या होता है? खूब देता है आघात वर्णीय। कोई बताओ? आघात बनने जितना पिटने के बाद जितना वो फैल सके। देखो, पतली चादर के पीटने टूटने के बाद पतली चादर बन जाएगा, हाथ वर्णीय बोलेंगे। तो सोना है, पीट के चादर बनाते हैं। पीटने वाला बोलेगा तो क्या हुआ? पीटने चादर पीटने वाला बात बोलेगा तो आघात वर्णीय है। सबसे अधिक क्या? सोना, सोना चांदी। तन्यता जिसको तान सके, पतला तार को और तान सके। तन्यता तानने वाला बोलेगा तो तन्यता। तन्यता। अब भंगुरता क्या होता है? कुछ ठोस पदार्थ हथौड़े से पीटने में छोटे छोटे टुकड़े में परिवर्तित है, उसको बोलेंगे भंगुरता।
उसको तोड़े और छोटा छोटा टुकड़ा में बने, उसका क्या बोलेंगे? भंगुरता। लकड़ी को पीटने बाद वो कठोरता क्या होता है? विभिन्न पदार्थ का एक दूसरे की तुलना में कम या अधिक कठोर होता है। कम या कोई ज्यादा मजबूत होता है, कोई कथी होता है। अम्लीय वर्षा के लिए क्या क्या उत्तरदायी है? SO2 और NO2। SO2 और NO2। विसरण सबसे अधिक किस में होगा? गैस में। अमोनिया क्या है? गैस की ठोस है। अमोनिया अमोनिया गैस। और कपूर क्या है? ठोस। अभी समझाते, कपूर ठोस है, उसको जलाते हैं तो बन जाता है ऊर्ध्वपातन। हवा ये क्या है? मिश्रण। दो तत्व और यौगिक का मिश्रण है। मिश्रण में पहले ऑप्शन में है, गलती हो जाएगा। दो तत्व और यौगिक मिश्रण, दोनों तत्व और यौगिक का मिश्रण है। दो तत्व नहीं बोलने, दोनों तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक दो मिल के नहीं हुआ, दो गो तत्व नहीं बोले, तत्व और यौगिक। शक्कर के घोल में शक्कर की एक क्या हुआ? घुला हुआ पदार्थ है। विलय हो गया। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसे गैस से सीधे ठोस में बदले। कोई बताओ तो, घुसात किसी को। गैस से ठोस, डिपोजिशन या निक्षेपन। ठोस से गैस बोलेगा, वो नहीं सुन पाया था। ठोस से गैस बोलेगा तो ऊर्ध्वपातन। उल्टा पुल्टा सब सुनते हो। गैस से ठोस बोलेगा तो निक्षेपन, और ठोस शुरू में लगेगा तो ऊर्ध्वपातन। ठोस समझो ने मजबूत, तुम उल्टा ऊर्ध्वपातन जानी है। कपूर है ना, कपूर ठोस है, उसको जलाते हैं तो क्या निकलेगा? गैस। हो गया, ठोस से गैस में बनना। निश्चित अनुपात किसने दिया? प्राउस्ट। ये चैप्टर अगर बता दिए सही से, कितना टाइम हुआ अभी? ये अगर हो जाएगा तो समझो कि उधर चैप्टर छोटा छोटा छोटा, यही है, ये चैप्टर का ही जड़ है केमिस्ट्री का। इसी चैप्टर से समझो कि टेक्नीशियन में हमें लगता है 7 से 8 नंबर दे देगा। इतना ही आएगा कि आप बोलेगा, आप देखो उधर पढ़ लेते, इधर मजा आएगा। परमाणु किसे कहते हैं? तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु। परमाणु अस्थायी है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु शब्द किसने दिया? डेमोक्रेटिक्स। परमाणु शब्द किसने दिया? परमाणु जो है ना, परमाणु जो है, शायद बोलने में कल या परसों में मिस्टेक कर दिए थे। बाल के लंबाई का 1,00,000वां बोल दिए थे ना, 1000वां भाग है। परमाणु इतना पतला है जो बाल के लंबाई का 1000वां भाग है। बाल लंबाई ने मोटाई रे, लंबाई बोल दी, मोटाई। एगो ई बाल उखाड़े ना, ई बाल से जितना 1000वां भाग है वही हुआ। टूटा नहीं, कोई बतल बतला है, ध्यान से देख रही है। परमाणु देखो, अब परमाणु के लिए 2 वैज्ञानिक सिद्धांत दिए थे। एक बोले कि विभाज है, एक बोले अविभाज है। एक वैज्ञानिक बोले विभाज है, एक बोले अविभाज है। तो परमाणु अविभाज है, डाल्टन कहा। अविभाज मतलब विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? डाल्टन। बोला कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। परमाणु अदृश्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। तो कौन बोला? डाल्टन। डाल्टन क्या बोला कि हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत किसने दिया? उस दिन बिहार एसएससी में आया था, बुनियादी सिद्धांत किसने? डाल्टन। बुनियाद दिया था डाल्टन। अब बोलेगा कि परमाणु विभाज है, किसने किया? रदरफोर्ड। विभाज मतलब उसको विभाजित कर सकते हैं, कर सकते हैं। विभाज है तो विभाजित कर सकते हैं। परमाणु के नाभिक में क्यों विभाजित कर सकते हैं? ये इसको क्या बोलेंगे? बताए थे कल, नाभिक। नाभिक के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब यहाँ से गुजारेंगे और चित्र से समझाएंगे। अब कैसे विभाजित हो सकता है ये बोला, ये बना ये नाभिक, इसके अंदर में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यहां से गुजारा तो ये बोला कि यहां से सीधे गुजारे तो यहाँ जगह खाली स्थान है, यहां से पार हो जा रहा है। अब कोई बोला कि यहां से गुजारे तो इधर से चल जा रहा है, समझ लिया ना? तो वो नहीं है। तो कुछ बोला कि यहां से लौट भी गया, कुछ बोला इधर से गया, कुछ इधर से गया, कुछ अति हो गया। तो यही बोला कि इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है, इसके नाभिक होता है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्वेश्चन देखना 4 से 5 बार अभी पूछ लेंगे एक साथ। इसको बोलते हैं न्यूक्लियन। ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बोलेगा? न्यूक्लियन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बोलेंगे न्यूक्लियन। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जिस पर उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन चक्कर, उसको बोलेंगे कक्षा। देखो यही चक्कर लगाता है। अब कैसे जानेंगे कि वो चक्कर लगाएगा? कोई तत्व बोलो, तत्व बोलो ना छोटा, क्या बोले? 1 से 20 तक तत्व बोलो। सोडियम। कल लो तुम सब सोडियम ही बोला था। 11 हुआ ना, चलो क्लोरीन है, बादल की बात मान लिया। क्लोरीन का क्या 17 है, ये बस क्या पता चलेगा? 17 है तो इसको क्या तोड़ेंगे? 2 8 7। तो पहला में 2, दूसरा में 8,
क्या हुआ वाला 4 5 6 हो गया नहीं 7 8, अब 2 8 हो गया, इधर लास्ट में क्या हुआ 7। इस तरह करके के गो तक जाएंगे टोटल। कल बताए थे कक्षा की संख्या क्या था 7। राजा से रानी मतलब ई हुआ, इसके अंदर में क्या हुआ 7 गो, के से लेके क्वी तक, KLMNOPQ। राजा के से किंग, क्यू से क्वीन रानी। समझ गए। आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों चक्कर लगा तो उसको क्या बोलेंगे कक्षा। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किसके पत्थर पर अल्फा कण से आघात कराया जिससे जानकारी प्राप्त हुआ। अल्फा कण ने जैसे प्लस से किया ना तो आघात कराया तो उससे अति जाकर तो उसे सोना के चत्ती किसे क्या था सोना। कुछ अल्फा कण सोने के पतले पर से सीधे पार कर गया, अभी बतेबे किए, और बोला कि सीधे पार कर गया। इससे यह स्पष्ट हुआ परमाणु के अंदर खाली स्थान है, जहां खाली रहेगा तब ना पार करेगा। अब बोला कि कुछ अल्फा कण परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग से अपनी दिशा विचलित हो गया, मतलब यह बीच वाला से पहले अभी बताया ना, ये चित्र से देखे ना विचलित हो गया। परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग कोई धन आवेशित है, काय पर उसमें है, वहां धन आवेशित इसलिए कहा कि वहां पर है। अल्फा किरण इसलिए वापस लौट जाते हैं क्योंकि उससे उपस्थित धन आवेशित वस्तु आयतन अत्यंत कम होता है। आप बताइए कि लोहा में परमाणु संख्या कितना होगा परमाणुकता 1। अभी उधर बताया ना परमाणुकता रे 1। कैल्शियम में भी कितना 1, लेकिन हाइड्रोजन H2 लगेगा तो 2 H2SO4। अभी तुरंत बताए थे पीछे H2SO4 SO4 2 1 3 4 7। अब बताओ कि NH4Cl में 4 और 1 5 एक होगा 5 हुआ N 4 और 1 1 4 5 एक छोड़ हुआ। किसके अनुसार परमाणु सूक्ष्म कण से मिले, किसके अनुसार परमाणु कई सूक्ष्म कण से मिले हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। रदरफोर्ड के अनुसार मतलब मौलिक के कितने कण है 3, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक की त्रिज्या कितना होता है 10⁻⁻15 देता है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 नहीं याद रहता तो इसको याद रखो फेम्टो या फर्मी। नाभिक की त्रिज्या बराबर फेम्टो या फर्मी 10⁻15। लेकिन परमाणु की त्रिज्या कितना 10⁻10। आप बताओ 10⁻15 है 10⁻10 है तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 15 में -10 जगह कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे -15 है और फिर इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस गुना क्या हुआ प्लस, तो 10⁻15 यहाँ क्या हुआ 10 पर प्लस 15, तो 15 में यहाँ क्या हुआ 10 था 15 में 10 जाए तो क्या हुआ 10 पर -5, नहीं समझी, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। तो नाभिक की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या में कितना अंतर है 10⁻5, सिर्फ 5 बोलोगे। परमाणु क्या है उदासीन, परमाणु क्या है उदासीन, लेकिन नाभिक क्या है धन आवेशित, क्योंकि उसमें क्या है प्रोटॉन है। परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या में अंतर कितना बताया 10⁻5। किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके कहाँ होता है केंद्र में। परमाणु की ऊर्जा हमेशा क्या होता है नियत। परमाणु के इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा हमेशा क्या होता है ऋणात्मक है। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ ऋणात्मक, प्रोटॉन क्या हुआ धनात्मक, और ये न्यूट्रॉन होता है उदासीन होता है, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता, मतलब 0 होता है। समझ गया ना। ये क्या हुआ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हुआ प्रोटॉन, ये क्या हुआ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या हुआ E-, ये चार्ज लगेगा, प्रोटॉन पर P, N यहाँ कुछ नहीं लगेगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कल बताए थे -1.6 गुना 10 पावर -19 कूलम, कल्याण बताया इस सब रे बता रहे 1.6 गुना 10 पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों एक ही है। इलेक्ट्रॉन में शुरू माइनस लगता है, इसमें प्लस लगता है, और न्यूट्रॉन में 0। इलेक्ट्रॉन का -1.6 गुना 10 पावर -19 कूलम, इसमें प्लस में इसमें 0। कंप्लीट हो गया ना। सापेक्ष आवेश बताओ इलेक्ट्रॉन का बदल, इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश -1 और प्रोटॉन का +1 और न्यूट्रॉन का 0। सापेक्ष आवेश -1 +1 और 0, लेकिन द्रव्यमान इसका बोलता है 9.109 गुना 10 पावर -31 kg, या ग्राम में बोलेगा 10⁻28 ग्राम। समझे 9.1 याद रखो, नहीं याद रखो 9.1 गुना 10 पावर -28 ग्राम, या केजी में बोलेगा 10 पावर -31। समझ गया ना। याद रखो ये क्या हुआ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन का क्या था 1.672
गुना 10 पर पावर इस शायद -27 होता है, कितना है रे? ठीक है, -27। इसमें भी वही होता है 675 गुना 10 पर पावर -27। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों क्या बताए? बराबर। इसमें कहीं 672 था, इसमें 675। 1.672 गुना 10 पर पावर -27, 1.675 गुना 10 पर पावर -27। दोनों किस में होगा? केजी में। या ग्राम में बोलेगा 24 हो जाएगा। ये दोनों का पूछता है द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का चैडविक। इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कैथोड। जैसे इलेक्ट्रॉन माइनस है तो कैथोड भी क्या है? माइनस। अब प्रोटॉन क्या है? प्लस। इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? कैथोड। अब प्रोटॉन को कल बोलेंगे एनोड। सब कल समझाए हैं हम। आगे बताइए, प्रोटॉन कैसा कण है? अस्थाई है। प्रोटॉन क्या है? अस्थाई। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या है? अस्थाई। भेदन क्षमता सबसे अधिक किसका होगा? किरण बोल रहे हैं, न्यूट्रॉन का। जो भारी होगा उसका भेदन क्षमता ज्यादा होगा। तो न्यूट्रॉन क्या है? भारी कण है। किसी भी तत्व का द्रव्यमान किसकी तुलना में ज्ञात करते हैं? कार्बन 12 से। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? पाउली। न्यूट्रॉन की चैडविक, न्यूट्रिनो की पाउली। ये आवेशहीन और द्रव्यमानहीन कण है, इसका द्रव्यमान नहीं होता है न्यूट्रिनो का। मेसॉन की खोज किसने किया था? यूकावा। मेसॉन का यूकावा। पॉजिट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण। तो इलेक्ट्रॉन का ई माइनस बोले ना, ई प्लस होता है इसका क्या? पॉजिट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का ई माइनस, पॉजिट्रॉन का ई माइनस, ई प्लस। तो इसको इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन हुआ? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन। इसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 पर -28 ग्राम होता है। निरपेक्ष द्रव्यमान जितना इलेक्ट्रॉन का होता है उतने होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का बराबर होता है। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार, देखो यही बताए ना, यही ये है। ये क्या है? नाभिक। इसके ओर चक्कर लगा रहा है, ये KLM टोटल Q। बोले नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ के जो कक्षा चक्कर लगा उसको क्या बोलेंगे? कक्षा या सेल बोलेंगे। अरे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा तो उस चक्कर को क्या बोलते हैं? कक्षा। कक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। और कक्षा की संख्या क्या है? 7। KLMNOPQ, K से लेके Q तक। नाभिक के सबसे नजदीक कक्षा क्या होता है? K। नजदीक का कक्षा K, फिर इसके बाद L, लास्ट वाला क्या हुआ? Q। ये बताओ, अंदर से बाहर जाने पर ऊर्जा क्या होता है? बढ़ेगा। अंदर से जाने पर ऊर्जा बढ़ेगा, मतलब K से ज्यादा L, L से ज्यादा M, लास्ट में क्या हुआ? Q। और ऊर्जा सबसे ज्यादा किसका होगा? बोलो। Q का। सबसे कम K का। किसके अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होता है? ये बताते हैं न्यूलैंड। बोर-बुजूरी। मतलब किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन लगेगा 2n² होगा। नहीं समझी इससे? जैसे कि अब जैसे कि K लगाएंगे, K का पहला हुआ 1, तो 2n, एक का स्क्वायर करेंगे क्या हुआ? 2। L का मान क्या हुआ? 2। तो 2 गुना 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8। पहला में कितना हुआ? 2। दूसरा में L में 8। M में कितना हुआ? 3 का स्क्वायर गुना 2 क्या हुआ? 18। अभी N में क्या होगा? 4। 4 का स्क्वायर गुना 2, 16 दूनी 32। जितना होगा उसको स्क्वायर करके गुना 2 कर देना। अब आगे चल के पूछेंगे, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बोला निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा, उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा में जाना चाहता है तो वह ऊर्जा का ग्रहण करेगा। नजदीक कक्षा आप जाना चाह रहा है दूर में, तो जितना दूर जाएगा वो ग्रहण करते जाएगा। 2 गया 2 वहां ग्रहण होते जाएगा, ऐड होते जाएगा। अब पढ़ेंगे उप कक्षा। कक्षा समझ गए? कक्षा को इंग्लिश में क्या बोले? सेल। अब पढ़ेंगे उप कक्षा। उप कक्षा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सब सेल। तो उप कक्षा की संख्या कितना है? 4। SPDF। उप कक्षा की संख्या SPDF। तो अब ये बताओ S में कितना होता है? 2, 6, 10, 14। तो इसका ट्रिक दिए थे कुछ। पहला में 2 गो है, अति वर्ग की संख्या 2। इसके बाद क्या है? 6। इसमें है ना इधर 10 और निचला में 14। तो इसमें क्या हुआ? 2 क्या हुआ? SPDF। S में क्या हुआ? 2। अब देखो यहां से सारा चीज निकालने के लिए बता देंगे जिससे का भी। कक्षा क्या होता है? नाभिक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
वो समता व्यक्त कक्षक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा अधिकतम क्या कहेगा कक्षक। प्रत्येक कक्षा तथा उप कक्षा में कक्षक अधिकतम संख्या निश्चित होती है। तो एस में क्या हुआ 2 हुआ तो 1 को खींचेंगे, देखो पी है तो इसमें 3 को खींचेंगे, 10 है तो इसमें 5 को खींचेंगे। अब द्रव्यमान संख्या तो सब यादें है। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, जहां तक पूछते हैं। बेरिलियम कितना होता है 4। देखो अब द्रव्यमान संख्या का याद, अभी सारा द्रव्यमान संख्या निकालेंगे तब ना बताएंगे किसी का द्रव्यमान। अब बताओ कि सोडियम का द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या कितना होता है 11। द्रव्यमान संख्या जो बीसाम में 2 गुना करके 1 कर देना, जोड़ देना। बीसाम में गुना 2 + 1, गुना 2 + 1। सोडियम का कितना होता है 11, तो 11 गुना 2 + 1 23। लेकिन नाइट्रोजन याद रखना 7, नाइट्रोजन में 14 ही होता है। नाइट्रोजन में 2 गुना करके कितने जोड़े, इसमें नाइट्रोजन में होता है 14। और क्लोरीन में होता है, उसमें लगभग चल जाता है 17 दूनी 34 1 35, लेकिन 35.5 हो जाता है। क्लोरीन का कितना होता है 35.5। अब तुम कोई भी पूछ सकते हो 1 से 20 तक में, कोई भी पूछो। से हमको कैल्शियम हो, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है 20, तो सम हुआ तो सम में खाली 2 गुना कर देंगे, 20 दूनी 40 हुआ। अब जैसे कि मान लो कि कोई भी बोलो और 5 वाला, 5 किसका है, 5 किसका है, देखो यहाँ बोरॉन है, तो बोरॉन का बीसम है तो 5 दूनी 10 1 11 हो गया ना। वो 21 से स्टीव कम पे को निकाजू तो 21 से 30 तक। अगर बताओ फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है 9। अब उसका 9 बीसम है, 9 दूनी 18 1 19। अब बोला तत्व के प्रतीक का निर्माण 1 या 2 अक्षर से मिलकर बनाओ, किसने कहा, बताते हैं। नहीं समझी। कोई भी तत्व रहता है, हाइड्रोजन H बोलते हैं, सोडियम में Na बोलते हैं, वो किसने कहा, तो बर्जिलियस। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा क्या होता है बड़ा। परमाणु संख्या खोज किसने किया था, परमाणु संख्या मोस्ले। प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या। अब देखो परमाणु संख्या को किससे व्यक्त करते हैं, किस अक्षर से, जेड से। परमाणु संख्या बराबर क्या हुआ प्रोटॉन की संख्या। इसके बराबर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, लेकिन इलेक्ट्रॉन में जब -19 करेगा तो बढ़ घट सकता है, इसलिए इसको नहीं करता है। तो ये बताओ कि द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या हुआ, परमाणु द्रव्यमान बराबर P + N, P + प्रोटॉन + न्यूट्रॉन। परमाणु द्रव्यमान वाला होता है, परमाणु द्रव्यमान को ए से व्यक्त करते हैं, एटॉमिक मास। इसके बाद होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बोलेंगे तो ई वाला इधर आके घटेगा, ये माइनस क्या हो जाएगा जेड। जेड को ही बोलते हैं परमाणु संख्या, ठीक है, या प्रोटॉन की संख्या। अब जैसे कि आपको सोडियम हुआ, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है 11 और द्रव्यमान संख्या 23। अब कैसे क्या जानेंगे, देखो बीपीएससी में पीछे करता है या बिहार से कोई में भी। अब जैसे पैर के पास हो उसको बोलेंगे परमाणु संख्या, प से पैर प से परमाणु, उसको बोलते हैं प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब माथा पर हो केजी ज्यादा रहता है द्रव्यमान संख्या, इसको बोलते हैं परमाणु भार या एटॉमिक मास। तो अब इसमें बोलेगा इलेक्ट्रॉन कितना है 11, प्रोटॉन कितना है 11, एटॉमिक मास द्रव्यमान कितना है 23, न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को घटा देंगे, ये दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा 23 में 11 गया होगा 12। इसमें कुछ वो जगह निकल जाएगा। अब आप बताइए आप सबकी, अब इसमें चार्ज होता है। अब जैसे कि आपको Na यहाँ 11 हुआ, यहाँ क्या हुआ 23 हुआ, लेकिन प्लस प्लस लगा देंगे तो जे को प्लस प्लस कर लेंगे वो घटेगा, प्लस रहेगा तो माइनस कर देना, अब माइनस रहे तो प्लस हो जाना। तो अब जैसे कि आपको ए को प्लस देते हैं, अब बताइए क्या होगा इसमें, क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 रहेगा, अब प्रोटॉन 11 रहेगा और न्यूट्रॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन कितना होगा सही है ना 12 हो जाएगा। देखो इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें प्रोटॉन 11 रहेगा, प्रोटॉन जिंदगी में कहीं नहीं बदलता है। न्यूट्रॉन में 23 में 11 घटाएंगे 12 ही रहेगा। न्यूट्रॉन भी चेंज नहीं होगा, ना प्रोटॉन चेंज होगा, न द्रव्यमान संख्या, इसमें खाली घटेगा क्या इलेक्ट्रॉन। एगो प्लस है ना तो 11 में 1 घट जाएगा 10, समझ गई। इलेक्ट्रॉन ही घटेगा ना और कुछ चेंज नहीं होगा। एगो प्लस होगा तो घटा देना, 2 गो प्लस होगा 2 घटा देना, 3 गो माइनस होगा 3 गो जोड़ देना है। यही परमाणु संख्या में, परमाणु संख्या में प्रोटॉन बोलते हैं ना। तो एगो देखो प्लस है, देखो घटा 11 में गया 10 नहीं हो गया, अब 2 को प्लस करेंगे तो 11 - 2 और 2 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, तो 11 2 13। इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, सब अस्थिर रहेगा। अब ये समझ गए। अब इसमें देंगे आपको
CaCO3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या, CaCO3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालिएगा? COCO3 में Ca का कितना है? 20 है। कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8 दिया है 24, जोड़ दो, हो गया। बोलो ना कितना हो? 20 और 26 24 50। यौगिक का भी निकाल सकते हैं ना। कैल्शियम कार्बन CaCO3 हुआ, कैल्शियम का कितना होता है? परमाणु संख्या 20, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8 दिया 24, 50 हो गया। तत् यौगिक का इसमें अब आप वो देते हैं आपको, जैसे अगला दिया है CO3 माइनस माइनस, कार्बन का कितना हुआ? 6, ऑक्सीजन का 8 दिया 24, ये दो को जुटेगा 24 34 2 32, हो गया कंप्लीट। आ गया ना समझ में? यस सर। अब किसी का भी द्रव्यमान संख्या, अब प्रोटॉन हाइड्रोजन का बता देते हैं। देखो इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ये क्या है सब? क्या है ये प्रोटियम ड्यूटेरियम? हाइड्रोजन का समस्थानिक। हाँ, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। तो सभी का परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या 1 होगा। और ऊपर में देखो द्रव्यमान संख्या चेंज हो रहा है। प्रोटॉन इसमें द्रव्यमान संख्या क्या है? प्रोटियम में 1, ड्यूटेरियम में 2, और ट्रिटियम में ट्राइटियम में 3। तो सबसे भारी समस्थानिक कौन होगा? हाइड्रोजन, ट्राइटियम। अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटियम में 0, लेकिन इसमें क्या हुआ? 1, इसमें 2। समझ में आ गया ना? इस जो सेट में अगला बार ग्रुप डी भी आया है, CaCO3 में कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको बोलते हैं। इसमें कार्बन का प्रतिशत क्या है? किसी का भी दे देगा कार्बन का प्रतिशत। तो आप देखो अब जिसमें जितना भी बोलेगा द्रव्यमान संख्या लेना। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना था? 20 है, 20 दूनी 40। कैल्शियम कार्बन का 6 दूनी 12, ऑक्सीजन का 16, 16 48, 100 हुआ। अब किसका निकालना है? कार्बन। कार्बन का कितना है? 12, 12/100 गुना 100 कितना हुआ? 12%। समझ गए ना? अब एक और निकालिए आप सब। अब जैसे होगा दिया है कि CA3PO4 का होल 2। अब बताओ कैल्शियम का कितना होता है? 20 नहीं, द्रव्यमान 40 गुना 3। अब यहाँ ले लो, फास्फोरस का कितना होता है? 32 का होता है, 31, 15 होता है, 15 दूनी 31, यहाँ 31 लिए। यहाँ ऑक्सीजन का कितना? 16, 16 चौके 64, यहाँ लिख दे 64, गुना यहाँ 2, 64 31 95, 120 प्लस 95 गुना 2 190, और टोटल कितना हुआ? 310। किसका पूछा है? फास्फोरस का। तो फास्फोरस का कितना है? जोड़ो, 31 है, यहाँ 2 भी लगा है ना। ये ना कि 31/300 तो गलत हो जाए। 31 दूनी 62/310 गुना 100, तो 5, इधर के 20%। समझ गया ना? यस सर। अब किसी का भी पूछेगा निकाल लीजिएगा क्या चाहिए? द्रव्यमान संख्या। लेकिन अब क्या होता है कि संख्या लगाता है। 30 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से दराने पर 30 ग्राम कार्बन है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन लगा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? ये C+O2 करेंगे तो क्या बनेगा? CO2। तो C का कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, और टोटल कितना हुआ? 44। आप बताओ टोटल 44 आया, और किसको उपस्थिति में जला रहा है? 30 ग्राम कार्बन को। कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना है? 12, कितना ग्राम है? 30 से गुना कर दो। कार्बन उपस्थिति हुआ इसलिए कार्बन बराबर कुल करेंगे, और जितना ग्राम उसको गुना करेंगे। 4 तिया 12, 4 से 11, 3 धन 30, 11 धन 110। सही है रे? गलती हो गया कि सही है? 110 ग्राम। किसी का भी जैसे यहाँ दिया 50 ग्राम COC3 में कितना % कैल्शियम ऑक्साइड होगा? एक होता है मूलानुपाती सूत्र। किसी का भी मूलानुपाती सूत्र किसी का निकाल सकते हैं। कोई बताइए कैसे निकालेंगे? जो कार्बन है हाइड्रोजन से। अरे कैसे निकालेंगे मूलानुपाती सूत्र? मूलानुपाती सूत्र कटा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको C6H6 हुआ, ये छो कट गया, क्या बना? CH। काम खत्म, खाली काटा। अभी C6H5 बोलो, C6H5 हुआ तो वही आ जाएगा तुम्हारा, कुछ चेंज नहीं हुआ। कटेगा जैसे कि मान लो है, हाँ जैसे C3H6, 3 एका 3, 3 दूनी 6, तो CH2 हो जाएगा। समझ गए? यहाँ दिया है इथेन का, दिया इथेन का क्या होता है? C2H6 होता है, तो 2 एका 2, 2 तिया, तो CH3 हुआ। समझ गए ना? मूलानुपाती सूत्र कटा देंगे, सूत्र को याद रहना चाहिए।
मूलानुपाती सूत्र। अब होता है आणविक सूत्र। आणविक सूत्र मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? अब बोलेगा बेंजीन के लिए एन का मान क्या है? बेंजीन के लिए एन का मान, किसी भी के लिए बोले एन का मान क्या होता है? तो आणविक सूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती। अब देखो, अब किसका? बेंजीन का। बेंजीन का सूत्र बताओ। C6H6। इसका कितना होता है? 12 छक्के 72, 1 प्लस 1 छक्के 6, कितना हुआ? 78। तो आणविक सूत्र कितना हो गया? 78 हुआ। लेकिन मूलानुपाती सूत्र इसका क्या होगा? CH आएगा। CH का कितना होगा? 12 1 13, 13 छक्के 78। समझिए? मतलब दिया हुआ द्रव्यमान निकाल देंगे C6H6 का, और फिर मूलानुपाती सूत्र को भाग दे देंगे, एन का मान आ जाएगा। एन मतलब वही अति कार्बन से पता चल जाता है। आणविक सूत्र द्रव्यमान और वाष्प घनत्व। आणविक सूत्र का द्रव्यमान बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व होता है। आणविक सूत्र का द्रव्यमान बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व। जैसे किसी का भी पूछेंगे, आपको बोलेंगे कि भारी जल का वाष्प घनत्व क्या होता है? भारी जल का वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व होता है कि दिया हुआ सूत्र द्रव्यमान होगा 4 से बटे 2 से भाग देंगे। अब देखो जल होता है, जल का क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन का क्या होता है? द्रव्यमान संख्या 1, 1 दूनी 2। ऑक्सीजन का 16, 16 2 कितना हुआ? 18, 18 बटे 2 करेंगे तो क्या हुआ? 9 हो जाएगा। अब भारी जल का बोलेगा D2O होता है, तो D2O का 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 प्लस 16 क्या हुआ? 20, 20 को 2 से भाग देंगे 10। क्या है सर? वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व जो है ना, उसका अति आणविक सूत्र जो है ना, वाष्प घनत्व का आधा होता है। हाँ। नहीं समझी? वाष्प घनत्व आधा करना है जो आणविक सूत्र का, यही याद रखें। अपबाहु सिद्धांत जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को कम ऊर्जा से कक्षक में प्रवेश करता है और अधिक ऊर्जा में चल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिद्धांत किसने दिया था? अपबाहु, भरने का। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं? किसी को पता है? बाहरी में जो इलेक्ट्रॉन उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जैसे कि किसी का भी, अब जैसे सोडियम हुआ, सोडियम का कितना होता है? 11, तो 2 8 1 है। तो इसको जो लास्ट में बोलेंगे उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और 2 8 को क्या बोलेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। तो अब बोलेगा किसी का तत्व का निकाल सकते हैं, जैसे कैल्शियम में बोलेगा कोर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2 8 8 2। तो अब इसमें क्या हुआ? कोर 16 2 18, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ तक पता चलेगा? 4 तक हो ना, 1 2 3 4, तो उतने आंसर होगा। 4 से ज्यादा हो तो 8 में घटा देना। जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, तो किसे तो 2 5, तो 4 से ज्यादा है ना, 8 में घटाएंगे 5 क्या हुआ? 3। लेकिन एग्जाम में जानते हो प्लस माइनस दोनों रहता है, तो माइनस वाला मारना, प्लस नहीं मारना। इसका -3 होगा, इसका नाइट्रोजन का। 8 में मैंने सोच लिया। हाँ 8 में ही हुआ, इसीलिए उसको पूरा करने के लिए कक्षा के लिए करते हैं। संयोजकता समझ गए ना? संयोजकता लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, वही संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ। संयोजी इलेक्ट्रॉन और जो 4 से ज्यादा हो तो उसको 8 में घटा देंगे। आप पढ़ेंगे समस्थानिक, संभारिक, और क्या होता है? समन्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। कुछ नहीं होता है, परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न, उसको क्या बोलेंगे? समस्थानिक। शॉर्टकट में याद रखो, परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान हो उसके क्या बोलेंगे? समस्थानिक। परमाणु संख्या समान होगा, द्रव्यमान संख्या क्या होगा? भिन्न। परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न, उसको क्या बोलेंगे? समस्थानिक। समझ गए ना? अब कैसे जानेंगे? अब आपको एग्जांपल से दे सकते हैं। अब जैसे कि किसका ले, जैसे कि हाइड्रोजन का भी ले सकते हैं। ऐसे यूरेनियम जैसे ले लिया है, यूरेनियम का ले लिए, तो यूरेनियम U92 होता है 235, और U92 238 है। देखो दोनों बराबर हो गया। हाइड्रोजन का भी ले सकते हो, 1 वाला, हाइड्रोजन वाला नहीं ले सकते, तीनों समस्थानिक। कोई का भी ले सकते हो, क्लोरीन का वाला 35 और 37 हो जाता है। समझ गए ना? एनीमिया रोग के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? Fe59। ठीक है। जीवाश्म के उम्र का पता करने के लिए कार्बन 14, और परमाणु भट्टी में यूरेनियम 235। घेंघा रोग या थायराइड ग्रंथि में आयोडीन 131।
कैंसर के उपचार में क्या होता है? कोबाल्ट 60। 60। टीबी की जांच रक्तता में लोहा 59 होता है। अस्थि रोग के उपचार में फास्फोरस 32। और ट्यूमर के इलाज में आर्सेनिक 74। तेल की कुआं अध्ययन पाइपलाइन के रिसाव में सोडियम 24। सबसे अधिक समस्थानिक किसका होता है? पोलोनियम का 27 होता है। न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से समस्थानिक क्या होता है? बदल जाएगा। संभारिक क्या होता है? इसमें द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न। कैसे निकालेंगे? जैसे कार्बन हो गया, कार्बन का क्या होता है? 6 और 14 हुआ। अब नाइट्रोजन का देखो 7, यहाँ क्या हुआ? 14। नहीं समझ में आ रहा? ई भी 14 आया समझ में? अब जैसे आर्गन लेते हैं, आर्गन 18 40, कैल्शियम का की 18 40। अब देखो प्रोटॉन होता है, इसको 19, किसका? हाँ 20 40 मिस्टेक कर दी। अब पोटेशियम 19, ये क्या हुआ? 40। देखो 40 40 40 सब समान आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? संभारिक। द्रव्यमान संख्या ऊपर में क्या होता है? द्रव्यमान समान तो क्या हुआ? संभारिक। और परमाणु संख्या क्या होगा? भिन्न। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है? परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन समान तो सम न्यूट्रॉनिक। जैसे कि मान लो कि कार्बन हो गया, कार्बन का 6 और क्या होता है? 12 होता है ना। और 14 भी समस्थानिक होता है, उसका द्रव्यमान बोला 14 भी। 12 13 14 3 होता है ना, इसका कितना हो जाएगा? 8 लिख लेगा। ऑक्सीजन का 8 और 16, इसमें भी क्या लिख लेगा? 8 लिख लेगा। अब जैसे कि ऑक्सीजन और फास्फोरस लेंगे, ऑक्सीजन का 16 और क्या होता है? 32 और फास्फोरस लेंगे तो 15 क्या होता है? 31। ये दोनों में अंतर कितना हुआ? 16। इसमें 16, इसको कहते हैं सब न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन्स बोलेंगे। सब इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। जैसे कोई भी, जैसे H2O ले लिए, H2O में क्या हुआ? 2 और 8 10। अब जैसे CH4 ले लिए तो क्या हुआ? कार्बन की संख्या 6 4 10, मतलब सब समान हो तो उसको बोलेंगे सब इलेक्ट्रॉनिक। आइसोडाइफर सुने हैं आप सब? ये को नया जोड़ा है। वैसा 2 या 2 से अधिक पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान हो। न्यूट्रॉन में जो घटाका है और प्रोटॉन नीचे हो, दोनों का अंतर समान हो। जैसे कि थोरियम हुआ, थोरियम का 90 234 होता है, तो इसका द्रव्यमान से क्या हुआ? 234। 234 में 90 घटाएंगे तो क्या होगा? 234 में 90 नहीं घटा लीजिएगा। 234 में 90 घटेगा, उसको 144 हो जाएगा। 234 में 90 घटेगा 144। अणु शब्द का परिचय किसने किया था? ओस्टवाल्ड 1986 में। यौगिक के सूक्ष्म कण को क्या बोलेंगे? अणु H2 N2 O2 ये सब क्या है? अणु एक समांगी होता है, एक विषमांगी। परमाणुता इधर भी आ गया, परमाणुता पढ़वा दिए थे। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिकण कौन है? पॉजिट्रॉन। परमाणु को खोज किसने किया था? डेमोक्रिटस। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी कण में परमाणु पाया जाए। न्यूट्रॉन किस में नहीं पाया जाता है? हाइड्रोजन में। एक और एक करेंगे 0 हो जाएगा ना। नाभिक के उपस्थित को उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन। ये बोलेगा इनमें से कौन धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो इसमें देखो लास्ट में 6 दिया है, तो क्या हो जाएगा? अधातु। 1 2 3 है तो बोलेगा धातु, और 4 रहे तो उप धातु, और 5 6 7 बोलेगा तो अधातु। अब बोलेगा एग्जाम में दे देगा कि जो है ना 2 8 1 ई कौन सा तत्व का है, तब क्या करोगे? जोड़ देंगे तो 11 नहीं हो जाएगा? तो यही सब हल्का सब है। अब जो अभी से द्रव्यमान CO2 का दे दिया, कितना कितना है तो सब निकाल लीजिएगा, सब बता दिए। अब पढ़ेंगे मोल संकल्पना। अब छोटा चैप्टर है। मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु या अणु या आयनों की निश्चित संख्या व्यक्त करता है। परमाणु, अणु और आयन को निश्चित संख्या व्यक्त करते हैं। तो 1 मोल का परमाणु, अणु या आयतन कितना होता है? 1 मोल संख्या वाला 6.22 गुना 10⁻23 मोल। 6.22 गुना 10⁻23। परमाणु बोले आयन बोले एक ही होता है। अब यही सेम क्वेश्चन उस दिन आया था। 88 ग्राम CO2 में मोल की संख्या कितना होता है? तो CO2 का कुछ नहीं करना है, मोल की संख्या बराबर होता है दिया हुआ द्रव्यमान, दिया हुआ तत्व का परमाणु भार, तत्व का परमाणु भार। तो दिया हुआ द्रव्यमान कितना? 88, और CO2 लिखा लो 12 16 दूनी 32, 32 12 44, तो भाग देंगे कितना हुआ? 2। किसी का भी निकाल सकते हैं आप सब।
अणुओं की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक होगा कभी, धनात्मक होगा। एक मोल का आयतन कितना लीटर होता है? 22.4 लीटर। एक मोल का आयतन 22.4 लीटर। एनटीपी का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ प्रेशर। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। 8 ग्राम ऑक्सीजन का एनटीपी में कितना होता है? तो कुछ नहीं करना, जितना दिया, जैसे 8 ग्राम है और कितना है ऑक्सीजन का 48, और कितना बोला एनटीपी, एनटीपी का मान 22.4 लीटर। 22.4 लीटर में गुना करेंगे, दिया हुआ और टोटल उसका निकाले 48 है, और जितना 22.4 से गुना करा, हमेशा 22.4 से। नहीं समझी? 8 का 48, इसको कटा 18, यहाँ क्या बचा 4, पॉइंट में आ जाएगा 3.7। ऑक्सीजन का एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का बोले तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 32 और टोटल 6.022 और गुना 10 पर पावर 23 निकाल लेंगे। एनटीपी में लगाएगा तब ना 22.4 करेंगे। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितने होते हैं? मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 दूनी 144 को 24 से भाग दो, क्या हो जाएगा? 6। नहीं निकाल सकते हो किसी का। 90 ग्राम पानी में कितना मोल होगा? 90 ग्राम पानी का कितना होता है? 18 होता है ना H2O का, 18 पंचे 90। ओजोन का द्रव्यमान कितना होगा? O3 है तो 16 तिया 48। रसायन के लिए गणना की इकाई है मोल, गणना की इकाई, इसमें कुछ है ही नहीं। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु हैं? तो उसके भाग डायरेक्ट कॉपर एक अणु लगेगा तो जो है ना उतने बता देंगे, 6.22 गुना 023, जब तक अति नहीं देगा उसमें लगाएगा तब ना कि कितना क्या है, 2 अणु है कि कितना अणु है, लगाएगा तब ना कुछ। अब रासायनिक बंधन अभी कंप्लीट हो गया। रासायनिक बंधन बोलेंगे केमिकल बॉन्ड, किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाला बंधन को बोलते हैं रासायनिक बंधन। मिल करके बांध के रखे, तो इस बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। इसमें प्रायः धातु और अधातु भाग लेते हैं। रासायनिक बंधन में कौन कौन भाग लेंगे? धातु और अधातु, धातु और अधातु। अब जैसे कि बोलेगा कौन इनमें से आयनिक बंधन है, तो अब जैसे कि NaCl हुआ, तो अब बताइए Na क्या है? ये सोडियम है। सोडियम धातु है का धातु है? धातु है। और क्लोरीन क्या है? अधातु है। तो ये हो गया आयनिक बंधन, जिसमें धातु अधातु दोनों, उसको क्या बोलेंगे? आयनिक बंधन। तो ये बताओ अधातु ये माइनस होता है कि प्लस कौन होता है? ये धातु होता है प्लस, ये क्या हुआ? माइनस। प्लस माइनस दोनों हो, उसको क्या बोलेंगे? आयनिक बंधन। तो ये धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये ध्रुवीय होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक है। आयनिक अवस्था ठोस अवस्था में विद्युत के क्या है? कुचालक। द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक। आयनिक बोलेगा द्रव अवस्था में क्या है? सुचालक। अब तुम किसी को भी निकाल सकते हो, देखो जैसे दिया है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्या है? धातु है। क्लोराइड क्लोरीन क्या है? उपधातु है, अधातु। अब जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, किसी का भी निकाल सकते हो। KCl देखो जिसमें क्लोरीन हो, ज्यादा क्लोरीन जिसमें आ जाता है, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, ये सब क्या होगा? आयनिक बंधन। इसको भी आप बोलेंगे संयोजी बंधन। आयनिक को ही संयोजी बंधन बोलेंगे। सहसंयोजक बंधन होता है। इस बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के पारस्परिक साझेदारी से होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का विधान एक साझेदारी से होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कैसे साझेदारी करते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या 7 होता है। इसको निकालेंगे तो इसको तोड़े कितना? 2 5 होगा, 2 5 हुआ ना, टोटल कितना? 2 5 7 हुआ। तो अब इसको कितना चाहिए कक्षा पूरा होने के लिए? अरे कोई की कक्षा पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसमें कितना चाहिए? 3 हो गया। तो इसमें भी कितना चाहिए? 3। इसी को अपने साझेदारी कर देता है, दोनों से साझेदारी करते हैं, मतलब घटता नहीं है, देने के बाद भी इसमें घटता नहीं है। ज्ञान जैसे घटता नहीं है उसी तरह ये इसमें भी 3 रहेगा, इसमें 3 रहेगा, बराबर रहता है। मतलब सहसंयोजक बंधन 2 प्रकार का होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक और अध्रुवीय संयोजन। ध्रुवीय संयोजक वैसा संयोजक बंधन जो 2 अलग अलग अधातुओं के बीच साझेदारी होता है। 2 अधातु आ जाए तो उसको बोलेंगे ध्रुवीय। सिर्फ अधातु आ जाए तो क्या बोलेंगे? ध्रुवीय।
अध्रुवीय वो ऐसा संयोजक बंधन जो दो समान अधातु के बीच साझेदारी के परिणामस्वरूप बनता है। अध्रुवीय बोलेंगे एक ही गो रहे दो गो बने, जैसे कि नाइट्रोजन हुआ क्या हुआ अधातु और दो गो लग जाएगा NN तो क्या हुआ N2, इसको क्या बोलेंगे अध्रुवीय संयोजक। दो अलग अलग मिलेगा तो ध्रुवीय सहसंयोजक, और एक ही रहेगा तो क्या अध्रुवीय। ये बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, और जल का क्या होता है H2O, अमोनिया क्या हुआ NH3, इस सहसंयोजक यौगिक है सब। और मीथेन का क्या हो CH4, एथिलीन का सूत्र बोलो तो C2H4, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलो CCl4, CCl4 होता है। पाई बॉन्ड जब दो तत्व एक दूसरे से अपने ओवरलैप करते हैं उसे बोलते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की अपेक्षा सिग्मा बॉन्ड क्या होता है अधिक मजबूत होता है, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है। एकल बंधन में एक होता है, द्वि बंधन में दो होते हैं, एक इस तरह हुआ एक बंधन, दो बोले थे दो, इसमें त्रिबंधन। तो सबसे ज्यादा कौन होगा ये त्रिबंधन के एकल मजबूत होता है, ट्रिपल होता है सबसे ज्यादा ट्रिपल होता है मजबूती, सबसे ज्यादा ट्रिपल होता है, ट्रिपल ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ट्रिपल सबसे ज्यादा हुआ, हाँ ट्रिपल होता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में देखो बीपीएससी में दिया था कि हम दिए थे एग्जाम 67वीं तो दिया था बेंजीन में कितना पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड है, सेम क्वेश्चन दिया था। हाँ पाई बॉन्ड की संख्या बेंजीन में 3 है और सिग्मा 12 है, 3 गो 2 गो यादे करना है, बेंजीन का तो 100% देता है 3 12, पाई 3 और सिग्मा 12, मजबूत है सिग्मा तो इसलिए 12 पाई 3। एथिलीन में होता है पाई बॉन्ड 1, एथिलीन में 1 और सिग्मा बॉन्ड कितना होता है 5। एसिटिलीन को याद कर लो, एसिटिलीन में होता है पाई बॉन्ड की संख्या 2, वो निकालने का बहुत लंबा रूल है, उसका उतना समय नहीं है। पाई बॉन्ड 2 और सिग्मा बॉन्ड 3, 3 को याद रख लो ना, एसिटिलीन एथिलीन बेंजीन, बेंजीन का खूब घुरा प्रयोग देता है। उप सहसंयोजक बंधन, एक ही परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान किया जाता है उसको बोलेंगे उप संयोजक बंधन। लाफिंग गैस किसको बोलते हैं नाइट्रस N2O। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं 3। सिल्वर हाइड्राइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने, कृत्रिम वर्षा कराने किसका प्रयोग करते हैं सिल्वर हाइड्राइड। लूनर कास्टिक का सूत्र क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट जिसको बोलते हैं AgNO3। चांदी की चम्मच में अंडा खाना वर्जित है क्योंकि चांदी के अंडे में उपस्थित सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, इसलिए चम्मच क्या होता है काली हो जाता है। इधर उतना नहीं पूछता है। रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया सब पूछता है, कौन संयोजन होता है, कौन विस्थापन, कौन द्वि विस्थापन होता है, क्या होता है, कुछ नहीं करना है आपको। A हुआ प्लस B हुआ जोड़ के AB बन जाए, E हो गया। हाँ इसको बोलते हैं संयोजन, इसको क्या बोलेंगे संयोजन। जैसे कि ये देखो C हुआ O2 जोड़ दिया, ये क्या बना CO2, इसको क्या बोलेंगे संयोजन। 2 गो मिल करके बनाए तो उसको क्या बोलेंगे CO2। 2 तत्व मिल करके एक यौगिक बना उसको क्या बोलेंगे संयोजन। संयोजन संयोजन का उल्टा वियोजन। अब जैसे CO2 हो, अब इसको C प्लस O2 इसको क्या बोलेंगे वियोजन। संयोजन का उल्टा क्या होता है वियोजन। खूब LP में दिया है, सभ्य में देगा, टेक्नीशियनों में देगा संयोजन वियोजन। संयोजन वियोजन तो समझ गया। 2 गो तोड़ करके 2 गो जोड़ करके एगो बने उसको क्या बोलेंगे संयोजन, और एगो यहाँ पर है इसके अलग हो जाए तो क्या बोलेंगे वियोजन। संयोजन का उल्टा क्या होता है वियोजन। जैसे यहाँ देखिए CaO है, क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, इससे मिलकर H2O गुजारेंगे तो क्या बनेगा CaOH का होल 2। अब बोलो कैसे, कैल्शियम के गो है 1, यहाँ 1 हुआ, यहाँ क्या ऑक्सीजन 1 1 रे, और यहाँ क्या हुआ हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 1 क्या हुआ 2, और यहाँ OH2 2 से गुना करेंगे 2 नहीं पुल जाएगा, नहीं समझी। अरे CaOH का होल 2 हुआ, अब देखो कैल्शियम की संख्या 1 है
ऑक्सीजन एक, इसमें ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन दो, तो एक एक दो ऑक्सीजन हुआ, इसको गुणा कर दो ऑक्सीजन है, फिर दो हाइड्रोजन पुन गया, इसी को बोलेंगे संयोजन। संयोजन समझ गया। संयोजन भी क्या कुछ नाम से नहीं जानते हैं। वियोजन को बोलते हैं अपघटन, वियोजन को ही क्या बोलते हैं अपघटन। अपघटन समझ गए। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, कोई बताइए। विस्थापन होता है एक दो प्रकार का अभिक्रिया, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को यौगिक को जलीय विलयन में विस्थापित, जो अधिक होगा कमजोर वाला को पटक देगा, नहीं समझे। जो अधिक मजबूत है और कमजोर है तो कौन पटकेगा किसको, अधिक पटकेगा कमजोर को, कमजोर को क्या करेगा ढकेलेगा, कमजोर को क्या करेगा ढकेलेगा। तो अब जैसे एक विस्थापन हो गया, ये हुआ कि अब जैसे कि मान लो ये ए बी हुआ, ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी, और यहां बन गया ए सी प्लस बी। आप बताओ कौन मजबूत हुआ कौन कमजोर हुआ। ई क्या हुआ मजबूत, कहेंगे ये अपना क्या है जगह पर है, अब बी क्या है कमजोर, ई कहां भेज दिया दूसरा लाइन पर। ये ए बी साथ में था, कहां चल गया यहाँ, सी देखो यहाँ आ गया, तो ई सबसे मजबूत हुआ, इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। इसको क्या बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। एक तत्व इधर उधर हुआ है, के तत्व इधर हुआ, एक ही तत्व नहीं इधर उधर हुआ, तो बोलेंगे एक विस्थापन तत्व। एक है विस्थापन क्रिया जिसमें एक तत्व या यौगिक का विस्थापन होता है, एक तत्व हो या यौगिक भी हो सकता है, एक तत्व यौगिक हो क्या बोलेंगे एक विस्थापन। ठीक है। अब जैसे कि अब जैसे दे देगा आपको द्विविस्थापन, द्विविस्थापन हुआ जैसे ए बी प्लस सी डी हो जाएगा, तो ए बी प्लस सी डी हुआ, तो देखो ए मजबूत है तो ए यहीं रहा, यहाँ क्या बना ए सी प्लस बी डी। अब देखो ए यहाँ पर जगह पर रहा, अब बी कहाँ चल गया यहाँ पर, अब देखो सी कहाँ था यहाँ पर था, कहाँ आ गया यहाँ पर, अरे लास्ट वाला पर सी था, सी कहाँ आ गया यहाँ, अब डी अपने जगह पर है। दो तत्व या यौगिक इधर उधर होता है द्विविस्थापन। उदासीनीकरण विक्रिया, अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के उदासीन करके संगत लवण और जल बनाते, उसको बोलते हैं उदासीन विक्रिया। अम्ल क्षार समझते हैं, अम्ल क्षार जिसमें हाइड्रोजन H प्लस आयन हो, और क्षार में क्या होता है OH माइनस हो। द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने दिया था, लेवोजियर। द्रव्यमान संरक्षण लेवोजियर। संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बेंजीन में पाई बॉन्ड कितना होता है 12, पाई बॉन्ड 12 और सिग्मा 3। NH3 में नाइट्रोजन की संख्या कितना होता है, नाइट्रोजन NH3 में NH3 हुआ, अब निकाल लेंगे तो नहीं हो जाएगा NH3 में। अब देखिए नाइट्रोजन अब यहाँ पर ये वाला इधर तो इधर उधर बोले थे, ये वाला इधर चल जाएगा, ये वाला यहाँ पढ़ाए थे ना क्लास में, नाइट्रोजन वाला 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या होगा 1, या एक ई वाला इधर ई वाला उधर, हाइड्रोजन का बोलेगा तो 1 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 3। अब बोलेगा अणुओं में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन का एक उदाहरण है कौन, अणुओं का 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट में 3 हो। अब जैसे दिया सिलिकॉन तो 14 होता है, 2 8 10 4 14 4 होगा। तांबा का दूसरा दिया जर्मेनियम, एल्युमिनियम जैसे 2 8 3 लास्ट में क्या हुआ 3, एल्युमिनियम हो जाएगा। अब पढ़ेंगे रेडियो सक्रिय, वैसा था जिसका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक हो, सीसा से ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे रेडियो सक्रिय। रेडियो सक्रिय से किन कौन कौन किरण निकलेगा, अल्फा बीटा गामा। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, हेनरी बेकुरल 1846 में। प्राकृतिक रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन है, यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, रेडियम। इनमें से कौन रेडियो सक्रिय पदार्थ है, तो नीचे वाला तत्व होता है यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम बोले, अरे को बताए रे, यूरेनियम, पोलोनियम, रेडियम बताए, रेडियम। इसी से निकाल लेके रेडियो सक्रियता, तीनों अल्फा बीटा निकलता है, इस घटना को रेडियो सक्रियता बोलते हैं। रेडियम तथा पोलोनियम की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला था, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी की बेटी इरेन क्यूरी ने, कृत्रिम, और इसके पति F जूलियट। कृत्रिम रेडियो सक्रियता बोलेगा F जूलियट, और रेडियो सक्रियता बोलेगा हेनरी बेकुरल। रेडियो सक्रिय पदार्थ सभी विकिरण को उत्सर्जित करने के बाद किस तत्व में बदल जाता है, सीसा में, सबको बदल देंगे उसको क्या बनेगा सीसा। सीसा का संख्या कितना होता है, सीसा का 82। रेडियो सक्रियता की SI मात्रा को होता है बेकुरल,
ये एलपी में भी आया था रेलवे में। और अन्य मात्रक है क्यूरी तथा रदरफोर्ड, क्यूरी और रदरफोर्ड। अल्फा किरण की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। इसमें गलत दिया, सुधार ले, रदरफोर्ड। अल्फा बीटा बोले तो रदरफोर्ड, गामा का बैकुरल। इस अल्फा किरण का वेग प्रकाश का वेग का कौवा भाग होता है? 1/10। और बीटा किरण की खोज किसने किया? रदरफोर्ड। ये ऋण आवेश होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन का द्रव्यमान का 1/1837। कैथोड किरण का वेग प्रकाश का वेग का कितना होता है? कैथोड किरण का वेग, कैथोड किरण का वेग प्रकाश का वेग 1/10। और बीटा किरण का बोलेगा तो 9/10। ये घटा देंगे। बीटा किरण की खोज बिलाट देता है या पौली? पौली नहीं होता है, पौली न्यूट्रिनो को बोलेगा। आगे बताओ कि आवृत्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? हर्ज होता है। आवृत्ति का हर्ज। नाभिकीय संलयन क्या होता है, कोई बता सकते हैं? जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो दो हल्का नाभिक मिलकर हल्का से भारी बना, उसको क्या बोलेंगे? नाभिकीय संलयन। सूर्य और तारों का ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य में नाभिकीय संलयन का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन। और सूर्य में नाभिकीय संलयन का उत्पाद क्या है? तो हीलियम। स्रोत बोलेगा तो हाइड्रोजन, और उत्पाद बोलेगा तो हीलियम। बेथे के अनुसार सूर्य के अंदर कार्बन नाइट्रोजन चक्र चलता है। हाइड्रोजन बम का निर्माण किससे होता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। बम जितना लगेगा तो अनियंत्रित होगा, ठीक है, अनियंत्रित। जिसमें बम नहीं लगेगा नियंत्रित होगा। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974। पहला परमाणु परीक्षण 1974। और दूसरा कब हुआ था? 1998। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिरा था? पहला 6 अगस्त 1945 से। नागासाकी पर 9 अगस्त से। न्यूट्रॉन बम 20 वर्ष की परीक्षण प्रयोग के उपरांत अमेरिका ने 1977 में बम का निर्माण किया। न्यूट्रॉन बम का निर्माण कौन किया था? अमेरिका, 1977। हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। कितना होता है? 1000 गुना। परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने किया था? एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन है? तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। तारापुर कहाँ बोले? महाराष्ट्र। कैगा कहाँ है? कर्नाटक। कैगा कर्नाटक। नरौरा कहाँ है? यूपी। काकरापारा गुजरात। कोटा या रावत भाटा राजस्थान। कलपक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु। और ट्राम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र। परमाणु रिएक्टर का कोर किसका बना होता है? यूरेनियम का। परमाणु रिएक्टर का कोर यूरेनियम का। सबसे अच्छा भारी मंदक कौन है? भारी जल या गुरु जल? भारी जल का शुद्ध बोलिए तो G2O। जब मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया तो उसको बोलेंगे स्विमिंग पूल रिएक्टर। भारी बोलेगा तो पूल रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर के कोर में कौन सा तत्व बोले? यूरेनियम। यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 92 है। जब मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया तो उसको क्या बोलेंगे? स्विमिंग पूल रिएक्टर। जब मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग करेंगे उसको पाइल रिएक्टर बोलेंगे। भारी बोलेंगे तो उसको स्विमिंग, और हल्का बोले तो उसको ग्रेफाइट का बोलेंगे तो पाइल रिएक्टर। बोरॉन और कैडमियम की क्षण को नियंत्रित क्षण कहलाती है। यह न्यूट्रॉन की गति को क्या कर देता है? कम कर देता है। जिरकोनियम धातु है का धातु है? धातु है। जिरकोनियम धातु है। और ये किन दो गैस में जलता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एवं इसमें न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का गुण पाए जाते हैं। एक एमयू बराबर कितना मेगावाट होता है? ये होता है 931 मेगावाट। कितना होता है? 931 मेगावाट। या जूल में बोलेगा तो 1.4896 गुना 10⁻⁻10 जूल। एक एमईवी बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻⁻13 जूल। समस्थानिक का उपयोग जो है ना ल्यूकेमिया के उपचार में करते हैं। फास्फोरस 32। जिस यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा अधिक हो उसे बोलते हैं समृद्ध यूरेनियम। तो सबसे ज्यादा 235 है कि 238 है? 238 है। 98% 238 ही होता है। अब 2% मात्रा में ही होता है। प्रोटॉन अल्फा कण को त्वरित करने के लिए किसको प्रयोग करते हैं? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के लिए किसका करते हैं? प्रोटॉन और अल्फा, मतलब प्लस चार्ज करते हैं।
नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर निर्मित विस्फोटक को परमाणु बम या नाभिकीय बम बोलते हैं। परमाणु बम नाभिकीय बम किस पदार्थ से? नाभिकीय विखंडन। और किस नियंत्रित श्रृंखला होगा? अनियंत्रित। अभी पीछे हम बताए थे अनियंत्रित। बम जहां लग जाएगा अनियंत्रित है। परमाणु बम का विकास 1945 में किसने किया था? रॉबर्ट ओपेनहीमर। इसका ताप 10⁻60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। जीवाश्म की आयु किससे ज्ञात करते हैं? कार्बन की घटना से, ठीक है। और पृथ्वी और प्राचीन चट्टान बोलेगा तो यूरेनियम सीसा विधि। और चट्टान खनिज लगेगा तो रूबिडियम। और भूगर्भ चट्टान लगेगा तो पोटेशियम आर्गन। जीवाश्म मृत पेड़ पौधा बोलेगा तो कार्बन आयु, ठीक है, जीवाश्म। और बोलेगा पृथ्वी और प्राचीन चट्टान बोलेगा यूरेनियम सीसा। और चट्टान और खनिज लगेगा तो रूबिडियम। खनिज लगेगा तो रूबिडियम। अब भूगर्भ चट्टान सिर्फ लगेगा तो पोटेशियम आर्गन। वन विस्थापन नियम किसने दिया था? वन विस्थापन नियम, समूह विस्थापन, सैंडी और फेजॉन। सैंडी और फेजॉन बोलता है किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से एक अल्फा किरण निकालने पर परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक अल्फा किरण निकालेंगे तो 2 की कमी होगा, परमाणु द्रव्यमान 4 की कमी होगा। इसमें अवस्थानिक परमाणु तत्व मूल तत्व से 2 वर्ग पीछे है। पोलोनियम द्वारा अल्फा 6 पर, जैसे कि ये बोलेंगे जैसे पोलोनियम है, पोलोनियम का जैसे 84 है, ठीक है। तो एक अल्फा किरण निकालेंगे तो अल्फा किरण निकालेंगे तो परमाणु संख्या में 2 की कमी होगा। 84 में 2 होगा तो कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। यही बोला, 2 को निकालेगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, कमी हो जाता है। अब बीटा की संख्या में बढ़ जाता है, समझ गए ना, 2 गुना बढ़ जाता है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से बीटा किरण निकालने पर परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि और परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित होगा। नहीं समझे? अल्फा किरण निकाले तो परमाणु संख्या में 2 की कमी, अल्फा में कमी, और बीटा में क्या होगा? वृद्धि। बीटा में 1 वृद्धि होगा। अब बोलेगा इसका सीसा है, सीसा का कितना होता है? पीबी, इसका 82। बीटा किरण निकालेंगे 1 होता है, कितना हो जाएगा? एक बढ़ जाएगा, 83 हो जाएगा। बीटा में 1 बढ़ जाएगा, अल्फा में 2 की कमी होगा, अल्फा में 2 की कमी, और बीटा में 1 की वृद्धि, 1 की वृद्धि। लेकिन परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। उसमें द्रव्यमान में बोले कि 4 की कमी हो जाएगा, किसमें? अल्फा में। लेकिन बीटा में बोलेगा तो अपरिवर्तित हो जाएगा। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर। कब किया था? 1952। हाइड्रोजन बम का निर्माण हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम के नाभिक के संलयन द्वारा होता है। हाइड्रोजन बम की अपेक्षा परमाणु बम कितना गुना है? अभी उधर पीछे बताए थे, 1000 गुना। कल्पक्कम परमाणु रिएक्टर कहाँ है? तमिलनाडु में। बाद में अणु बम का विकास किसने किया था? डॉक्टर राजा रमन्ना। डॉक्टर राजा रमन्ना। प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन? नाभिकीय भट्टी कौन है? अप्सरा का निर्माण 1956 में हुआ था। विश्व का प्रथम उत्पादन रिएक्टर होता है भारत में कौन ज्यादा? थोरियम। थोरियम किस राज्य में ज्यादा आता है? केरल। पीच ब्लेंड किसका है? यूरेनियम का। और रेडियम बोलेगा तो पीच ब्लेंड से ही निकाला जाता है। परमाणु भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल। कौन होता है? नाभिकीय बल। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। सूर्य से कौन किस ऊर्जा को प्राप्त होता है? नाभिकीय संलयन। मैडम किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? रेडियम या रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता की खोज बोलेगा तो हेनरी बेकोरेल है। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण किया था कौन? पोखरण। कब बताए थे? 74। दूसरा कब क्या था? 98। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अरे हाइड्रोजन में एक होता है ना, तो 0 हो जाएगा ना। कौन नाभिकीय विकर्ण में मंदक के रूप में कार्य करता है? भारी जल। 1974 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन बुध, स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा बोलेगा ऑपरेशन शक्ति। इका सिलिकॉन किसको बोलते हैं? इका सिलिकॉन बोलते हैं जर्मेनियम को। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। जर्मेनियम भी क्या है? उपधातु। जीवाश्म की आयु किससे ज्ञात करते हैं? अभी बताए थे, कार्बन। आगे बताइए कि इका सिलिकॉन किसको बताए? जर्मेनियम।
थायराइड के उपचार में किस आयोडीन का प्रयोग करते हैं? आयोडीन 131 से। रेटिना दोष का उपचार में गोल्ड 198, रेटिना आंख वाला में। गोल्ड 198। हाँ मतलब सोना 198। किसने एटम बम का आविष्कार किया था? रॉबर्ट ओपेनहीमर। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होता है? नाभिकीय संलयन। परमाणु रिएक्टर में विखंडन की प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं जो खुद को विखंडन बिना न्यूट्रॉन में अवशोषित हो जाता है? कैडमियम। ग्रीनोकाइट किसका इसमें है? कैडमियम का ही है। और ये बताओ 1998 में कौन सा ऑपरेशन बताया? शक्ति। और 1974 में मिलेगा बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। इसके तहत कंप्लीट हो गया। कल आपका हम 8 बोले थे लेकिन जो है ना वीडियो लंबा होने के कारण आज नहीं बता पाए। कल जो आपका होगा आज कहाँ तक पूछ दिए, मतलब कि 5 तक मुझे 39 पेज पूछ दिए। आपका जो है ना कल जो पढ़ना है आपका प्रेडिक्टेबल तक पढ़ लेना है, ठीक है। तत्व का आवर्त नहीं मतलब कि 10 तक ही पढ़ना है, मतलब 5 बताए ना आज तो 6 से 10 तक पढ़ लेना, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।